चलिए अब हम हमारे सब्जेक्ट के तरफ मूव ऑन करते हैं। आइए, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि आखिर ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ी है हमको। मैं सबसे पहला बेसिक चीज आपको देखो एकदम छोटे से इससे लेके जा रहा हूं, वाई ऑडिट करके। ठीक है, एकदम बेसिक चीज क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, वाई ऑडिट। क्यों, आखिर क्या जरूरत आ पड़ी है कि हमको ऑडिट कराना पड़ेगा या कोई पर्टिकुलर एंटिटी को ऑडिट कराना है? क्या जरूरत आ पड़ी है कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ऑडिट कराना पड़ता है? क्यों, आखिर क्या मतलब, मुझे रीजन जानना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए अब आप लोग सोचिए थोड़ा क्यों ऐसा होना चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए जरूर कि आखिर ऐसा क्यों होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होना चाहिए। दीजिए ध्यान दीजिए यहां पे। चलिए देखो, कोई भी अगर मैं एंटिटी की बात करूं, कोई भी अगर मैं एंटिटी की बात करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला होगा ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्या होगा, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन से करोगे और उसके बाद क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन को आपको करना पड़ेगा, अपने बुक ऑफ एंट्रीज में लेना पड़ेगा, उसकी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री के बाद आपको उसका लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आपका उससे बनेगा ट्रायल बैलेंस, जिसके मदद से आप बनाते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जिसके मदद से आप बनाओगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली आप अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीन चीजें होती है हमारी नॉर्मली कोई भी एंटिटी केस में। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नोट्स टू अकाउंट करके, ये तीन चीजें होती है हमारे इसमें। ठीक है, ये कोई भी एंटिटी का, कोई भी एंटिटी जनरली इस वे से अपनी अकाउंटिंग करती है और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। ठीक है, देखो तो मैं अगर आपको एक बात करूं तो जितनी भी सारी चीजें परफॉर्म हुई ना, मतलब ही क्या, यहां से यहां तक क्या हो गया, जितनी भी ये चीजें परफॉर्म हुई ना, ये किसने किया, ये सबका सब मैनेजमेंट ने किया। ये किसने किया, सबका सब मैनेजमेंट ने किया। मतलब ही क्या, ट्रांजैक्शन जहां से ट्रांजैक्शन चालू हुआ से लेके उसका रिपोर्टिंग करने तक, या हमारे क्या बोल सकता हूं मैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक, पूरा के पूरा किसने किया, हमारे मैनेजमेंट ने किया। अब क्या होता है, ये मैनेजमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरल पब्लिक में इसको रिपोर्ट करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जनरल पब्लिक में दे देती है। जनरल पब्लिक मतलब क्या, जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, किन किन को, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उनको दे देती है। हमारे स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, जो रिपोर्ट्स है, वो दे दी जाती है कि अब आप अपना अपना डिसीजन मेक कर सकते हो। अब आपको जो भी डिसीजन लेना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप लोग इसके बेसिस पे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे आप लोग ले सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब, या मतलब क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ही क्या, आपने पिछले साल में आपके एंटिटी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आप प्रॉफिट में थे, आप लॉस में थे, आप प्रॉफिट में थे तो आप कितने प्रॉफिट में थे, आपने किस वे से बिजनेस किया, ये हर चीज अवेलेबल होती है काय में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो हमारे मैनेजमेंट, जो हमारी एंटिटी है, वो ले जाके देती थी किसको, स्टेक होल्डर्स को ले जाके दे देती है। अब जो स्टेक होल्डर्स है वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे और अपना अपना डिसीजन लेंगे उसके बेसिस के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे स्टेक होल्डर्स में आखिर होता कौन कौन है, मैं आपको वो बता देता हूं। तो हमारे स्टेक होल्डर्स में आती है हमारी गवर्नमेंट, सबसे पहले आती है हमारी गवर्नमेंट। फिर दूसरा हमारे आते हैं ओनर्स, जिसको मैं बोल सकता हूं शेयर होल्डर्स। तीसरा आते हैं मैनेजमेंट। चौथा आते हैं हमारे क्रेडिटर्स। बैंकर्स
एंड अदर्स ले लेते हैं अपन। अदर्स में जैसे कस्टमर हो गया या बाकी भी एम्प्लॉयज हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अदर्स में खत्म कर देंगे उसको, ठीक है। अदर्स में बाकी सब लोग आ जाएंगे। बेसिकली हम लोग इसको स्टेक होल्डर्स क्यों बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे एंटिटी से रिलेटेड है। मतलब ही क्या, हमारी एंटिटी अगर कुछ कम ज्यादा करेंगी, कुछ कम ज्यादा परफॉर्मेंस में करेंगी, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये सारी ऑर्गेनाइजेशन पे हमारे एंटिटी का फर्क पड़ने वाला है। मतलब ही क्या, जहां हमारी एंटिटी में थोड़ी ऊंच नीच हुई, तो जिन लोगों को हमारे एंटिटी के ऊंच नीच होने से फर्क पड़े, उनको हम लोग बोल देंगे वो हमारे हो जाएंगे भैया स्टेक होल्डर्स करके, ठीक है। तो वो हो जाते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स, उनको हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। अगर मैं बात करूं स्टेक होल्डर्स की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, यहां पे गवर्नमेंट की हम लोग बात करते हैं भैया। सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। आपके साथ एक एक चीज आराम से डिस्कस करता हूं, बिल्कुल शांति से सुनना, कोई माइंड में बिल्कुल कुछ सोचना ही मत। अभी हमने सब्जेक्ट चालू ही नहीं किया है, मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूं कि ऑडिट की क्यों जरूरत पड़ रही है करके हमको, मैं आपको सिर्फ वो चीजें समझा रहा हूं अभी। तो एकदम टेंशन मुक्त होकर सिर्फ सुनो अभी मेरी बात, अच्छे से अपने अंदर आने दो, जो जो मैं बोल रहा हूं चीजों को बस एब्जॉर्व करते जाओ, अच्छा हाँ ऐसा करके, और हमेशा अच्छा बोलो। अगर कुछ भी हुआ तो मैं पूछा कि आपको समझा तो अच्छा बोलना, ठीक है। चलिए देखो, उससे ना माइंड में फर्क पड़ता है, ऐसा लगता रहता है माइंड को कि हाँ भाई हो रहा है करके। चलिए ठीक है, सबसे पहले आ जाइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले आ जाइए। सबसे पहले मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट, आखिर गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ेगा या गवर्नमेंट कैसे स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या, अगर कोई भी एंटिटी, देखिए एंटिटी ने बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जैसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारा दिखेगा प्रॉफिट। क्या दिखेगा हमारा? प्रॉफिट, पीएफटी है वो, ठीक है। अच्छे से ड्रॉ कर दो, बोलते सर लोग आप, पीएफटी, प्रॉफिट, ये हमारा है प्रॉफिट। अब क्या होता है, ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट पे एक रिक्वायर्ड परसेंटेज पे, एक रिक्वायर्ड परसेंटेज पे जितना भी प्रॉफिट हुआ उस पे एक अप्रोप्रिएट परसेंटेज लगा के, आप लोग टैक्सेशन तो पढ़ के आई हो, हमको गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, कि हमने जितने भी साल भर में धंधे किए उसके ऊपर हमने इतना प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट में से मैं आपको इतना दे रहा हूं। जैसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है कि आपने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया और हमारा रेट 30% का है, तो आपको 30 रुपए टैक्सेस पे करना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लागू किया है कि आप टैक्सेस, आप तो पढ़ के आए हो, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, आप वो सब चीजें आप टैक्स में पढ़ के आ चुके हो करके, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। देखो अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, गवर्नमेंट को 30 रुपए मिला, गवर्नमेंट खुश नहीं है, गवर्नमेंट बोल रही है ये साल भर में इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, इतना धंधा करती है साल भर में, आखिर इसका 100 रुपए प्रॉफिट कैसे हुआ, मुझे भरोसा नहीं है इसके ऊपर, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके ऊपर भरोसा। यहां तो ऐसा हुआ कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उन्होंने प्रॉफिट उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट निकला, अब उसी प्रॉफिट को बेस बना के उसमें टैक्सेस पे कर दिए, ये तो अन्याय हुआ ना। मतलब क्या चोरी भी आपने की, उसके ऊपर आप भी पुलिस के पास जा रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा भैया, ऐसा नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है एक हमको ऐसा चाहिए, एक हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आके हमको बताए कि ये जो सारी चीजें हुई है ना, ये जो 30 रुपए निकला, ये जो 100 रुपए निकला प्रॉफिट, ये बिल्कुल बराबर निकला करके। हमको ऐसा एक भगवान रूपी इंसान चाहिए हमको, जो ये सब चीजें हमको बता सके करके। मतलब हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसपे हम लोग ट्रस्ट कर सके, जिसपे हम लोग पूरी पूरी भरोसा रख सके। वो मतलब वो बंदा ऐसा होना चाहिए जिसका डिसीजन बायस नहीं होना चाहिए कभी किसी के साथ, ऐसा ये गवर्नमेंट का कंसर्न था। गवर्नमेंट चाहती थी उनके साथ ऐसा हो करके, उनको कोई चाहिए करके, ऐसा व्यक्ति चाहिए उनको। मैं बेसिकली ये बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, अब मैं बात करूंगा यहां पे बैंकर्स की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बैंकर्स की। ये मैं किसके बारे में बात किया? गवर्नमेंट की बात किया ना। चलिए आ जाओ, सेकंड क्या था? बैंकर, ओनर्स, ओ माय गॉड, ओनर्स लेते हैं सबसे पहले। चलो आ जाओ, ओनर्स, ठीक है, मतलब ये हमारे शेयर होल्डर्स। ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकला, वो प्रॉफिट पे हमने टैक्सेस वगैरह पे कर दिए, तो बचा जितना पैसा हमने सोचा कि क्यों ना डिविडेंड बांट लिया जाए, क्यों नहीं जितना भी हमारा पैसा बच रहा हो उस पे अब हम लोग डिविडेंड बांट देते हैं, ठीक है, हम लोग अब डिविडेंड बांट देते हैं।
अब जो हमारे ओनर्स है ना, उनको लगता है कि यार इस बार तो कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया, तो हमारा डिविडेंड हमको ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन जब हम उनके पास डिविडेंड आता है, वो देखते हैं उड़ी बाबा ये क्या हो गया करके, उनको तो डिविडेंड बहुत कम मिला है। वो बहुत उनको इट्स लाइक कि आतामाजी सनक ली, अब मैं देख लूंगा, अब मैं कंपनी पे केस ठोक दूंगा, अब मैं देख लूंगा, मतलब मेरे को कंपनी बंदिश करवाना है भैया, या मैं अपने शेयर्स वेयर बेच दूंगा करके, ऐसा अपना क्या बोलते हैं ओनर्स का या शेयर होल्डर्स का एकदम दिमाग पूरा खनक गया। ठीक है, उनका ये बेसिकली उनका यही कंसर्न था कि ये जो प्रॉफिट बताया और उसके ऊपर जो हमको जितना भी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हम डिविडेंड भी ज्यादा डिक्लेयर करेंगे। जब हमारा प्रॉफिट ही कम हुआ तो हम डिविडेंड क्यों बांटेंगे? क्या खुद के कंपनी अपने जेब से डिविडेंड थोड़ी बांटेंगे ना। तो ऐसे सिचुएशन में वो चाहते हैं कि क्या मैं देखना चाहता हूं कि ये प्रॉफिट बराबर है कि नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं इनका भी वही वाला गवर्नमेंट वाला कंसर्न आ गया कि ये जो डिक्लेयर कर रहे हैं, ये जो अपना बता रहे, इन्होंने जो खुद ने ही बुक्स प्रिपेयर की और उसी को बता रहे कि हमारी सही है करके, क्या ये एक्चुअल में सही है क्या? ऐसा पूछना चाहते हैं कौन? ओनर्स। ये तो ओनर्स की बात हुई। अब मैं तीसरी बात करता हूं भैया मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का छोड़ो, चलो मैं आपको बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूं और उसके बाद मैं आपको सीधा बताता हूं कि आखिर हम लोग करेंगे क्या करके। सबके कुछ ना कुछ कंसर्न रहने ही वाले हैं, तो मैं आपको बताता हूं बैंकर्स की से। ठीक है, बैंकर्स की मैं बात करता हूं। क्या हुआ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, इसको लेके हम लोग गए बैंकर्स के पास। बैंकर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते उनको लगा कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आ गया, इनकी बैलेंस शीट आ गई, इनका पीएनएल आ गया और इनके नोट्स भी आ गए। तो जब उन्होंने बैलेंस शीट देखा, जब उन्होंने पीएनएल देखा, तो वो सोचे यार कंपनी की हालत तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है करके, क्यों ना इस कंपनी को लोन दिया जाए। कंपनी ने लोन के लिए अप्लाई किया था बैंकर्स को, प्लीज यार हमको लोन दे दो, हमको अपना बिजनेस ग्रो करना है करके, प्लीज हमको लोन दे दो। हम नहीं चाहते कि अब हम ओनर्स से और हमारे शेयर्स डाइल्यूट करें, ताकि देखो यार अगर मैं और इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा, मेरे जो एग्जिस्टिंग ओनर्स है उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। इट्स लाइक कि पहले 4 लोग थे, एक पिज्जा था तो सबको एक एक टुकड़ा आ रहा था, लेकिन अब 8 हो गए तो वो एक का भी आधा टुकड़ा, अब सबको तो आधा 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 पीस आ रहा है ना, 1/8 में डिवाइड होने वाली है ना चीजें। इसलिए वो चाहते हैं कि हम शेयर्स ना बांटे, अब हम लोग क्या कर लेंगे, डेप्ट इशू कर लेंगे करके। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बताया था, मतलब अगर आपको ध्यान आ रहा होगा फाउंडेशन वगैरह में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि हम लोग क्यों इक्विटी शेयर्स नहीं बांटते हैं, कब क्या करते हैं, मैंने आपको बता चुका हूं वो चीज। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस को देखते हुए बैंकर्स क्या करता है, इनको लोन दे देता है। बैंकर्स क्या करता है भैया, बैंकर्स क्या करता है, इनको दे देता है लोन। ठीक है, लोन। अब क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, बैंकर्स के मन में कहीं ना कहीं डर तो है ना। बैंकर्स तो यही सोच रहे हैं, बैंकर्स जो जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्री, वो तो यही सोच रहे हैं जितने भी बैंक, वो क्या कि हमने इनको लोन तो दे दिया, लेकिन हमने जो लोन दिया वो कौन से बेसिस पे दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे दिया। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमने इनको लोन दिया है, कल चल के हमको पता चलता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही गलत है, तो अब हम लोग करेंगे क्या? हम तो मर गए, हम तो लुट गए, हम तो बावरी हो गए, बावरी हो गई, सब लुट गई, मैं तो मर गई, मैं, ऐसा ये बोल रहे हैं बैंकर्स। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जैसे ऐसे देखो, एक विजय माल्या नहीं, ऐसे कई लोग होंगे जो बैंक को चूना लगा के चले जाएंगे। भैया कल कोई आप भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, बैंक से 1 करोड़ का लोन उठा लेंगे और चूना निकल के भाग लिए, खत्म हो गई बात भैया, जिंदगी तो सेट हो गई। 1 करोड़ रुपए आ गया अकाउंट में, इंटरेस्ट बैठ के खाते रहना बढ़िया आराम से। कुछ भी हो सकता है, देश है। ठीक है, उसके बाद मतलब यहां पे क्या, सबका एक ही कंसर्न था कि अब हम लोग रिलाय कैसे करें। जो बैंक ने हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए, तो जो बैंक ने हमारे, जो हम बैंक के ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, जो बैंक की हम जितने भी क्रियाकर्म हो रहे हैं बैंक के, जो भी हम देख रहे हैं, आखिर हम लोग इस पे विश्वास कैसे करें, सबका एक ही कंसर्न था। और इन सबको दूर करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला खबरदार, अब बहुत हो गया, बर्दाश्त हो गया, खत्म हो गई। गवर्नमेंट ने बोला अब हमको, मतलब देखो क्या यहां पे, देखो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने बोल दिया अब हम लोग एक ऐसे पर्सन को बोल रहे हैं, मतलब जो ही इंसान रूपी भगवान होगा, जो सच्चाई की मूर्ति होंगी। एक बार ये पर्सन ने साइन कर दिया तो खत्म हो गई बात, एक बार इस पर्सन ने साइन कर दिया तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग मान लेंगे कि आपके जो बैलेंस शीट है वो सही है, आपने जो प्रॉफिट बताया वो सही है, आपने जो पोजीशन बताया वो सही है करके, ऐसा हम लोग पूरा मान लेंगे करके। तो ऐसे इंसान जो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो हमेशा, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एकदम अलग ही नॉलेज, अलग ही तोड़
लेवल का नॉलेज होगा जिसके पास, जो किसी को शेटेगा नहीं, किसी के दबाव में आएगा नहीं, बायस नहीं होगा, हमेशा क्या बोल सकता हूं मैं, इंडिपेंडेंट तो नहीं बोलूंगा मैं, आत्मनिर्भर रहेगा हमेशा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे पर्सन की, व्यक्ति की हमें जरूरत थी जो आके बोले कि हाँ भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, आप लोन दे दो, आप टैक्सेस रख लो, बिल्कुल इन्होंने सही डिस्क्लोज किया है करके। तो ऐसे पर्सन की जरूरत आ पड़ी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पापी, ये दुनिया ही क्या मैं बोल सकता हूँ कलयुग है, यहाँ पे घोर कलयुग है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हर चीज, हर दूसरा चोर है। तो ऐसे सिचुएशन में एक सच्चाई की मूर्ति की जरूरत थी, और ये सच्चाई की मूर्ति आ चुकी है। देखिए बिल्कुल, हाँ जी हाँ, ये सच्चाई की मूर्ति आ चुकी थी, और इन्होंने कह दिया कि हाँ भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इन्होंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या किया, बोला कि हाँ ये जो प्रॉफिट बताया ना ये बिल्कुल सही है करके। तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट मान लेंगी। फिर ये सच्चाई की मूर्ति को हम लोग फिर से नीचे भी लाते हैं। चलिए आइए नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। वो बोलेंगे कि ये भी सही है करके, तो हम फिर से मान लेंगे इस चीज को, सच्चाई की मूर्ति ने बोल दिया। और क्या चाहिए हमको जीने के लिए, चाहिए क्या साहब, जब सामने वाला पर्सन इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है हमको, तो हम लोग उसको मान ही लेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अगर मैं बात, अरे बाप रे ये तो इसके साथ ही निकल रहा है। जो बैंकर्स के केस में बोल दे, क्या बोल रहा हूं मैं, जो बैंकर्स के केस में बोल दे कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं ना ये बिल्कुल सही है करके, तो ऐसे सिचुएशन में बैंकर्स भी मान लेंगे कि हाँ भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, और ये लो भैया मैंने आपका लोन अप्रूव कर दिया। तो ऐसे ही लोगों को, ये जो सच्चाई की मूर्ति जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ऐसे ही लोगों को जिनका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतना नॉलेज होता है, इतना भरपूर नॉलेज हो सकता है कि कोई पर्सन उनको बेवकूफ नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसे ही लोगों को कहते हैं ऑडिटर। ऐसे ही लोगों को क्या कहते हैं हम लोग, ऑडिटर। बोलो सब लोग, क्या कहते हैं हम लोग, ऑडिटर। ये होते हैं हमारे ऑडिटर, समझ रहे हैं आप लोग। तो ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करता है ऑडिटर। जब ऑडिटर की साइन आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और वो अप्रूव कर दे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई खूबी नहीं है, इसमें मतलब इसमें खूबी ही खूबी है, इसमें कोई गलत काम नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग या कोई भी स्टेक होल्डर्स का जो ग्रीवेंस था वो सॉल्व हो जाता है कि हाँ भाई ऑडिटर ने बोला या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो खत्म हो गई बात, अब हमको चिंता की कोई विषय नहीं है। बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने वाला कौन, ऑडिटर है। बाकी सब जितने भी लोग हैं झूठों को निकालने वाला कौन, ऑडिटर है। और बाकी सब लोगों को मदद करने वाला कौन, ऑडिटर है। ये ऑडिटर आत्मनिर्भर होता है, मतलब ही इंडिपेंडेंट होता है, इसका नेचर मतलब अनबायस्ड होता है बिल्कुल, इसको कोई लेना देना नहीं। अगर कंपनी ने गलत किया है तो ये सीधा सीधा बोल देगा कि कंपनी ने गलत हुआ है भैया, मैं पहले ही बता देता हूं। ठीक है, एक बात ध्यान रख लेना, इसका किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है कोई भी चीज। मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है वो हमेशा, देखो ध्यान रखना, हमेशा जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो मैनेजमेंट ही प्रिपेयर करेंगे। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है और उसको अप्रूव करने वाला कौन, ऑडिटर होता है वो। ठीक है, चलिए तो ये हुआ हमने आज अभी 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 हमने क्या देख लिया कि आखिर ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ी हमको। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इतना ही देखा कि हमको ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ी है करके। तो ऑडिट की जरूरत में मैंने आपको बता दिया हर चीजें, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि हमको ऑडिट की क्यों जरूरत पड़ती है, एकदम डिटेल में मैंने अभी आपको समझा के दिया हूँ। ठीक है, तो आप सब ये चीजों को कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे है ना आपको एक काम कर लीजिएगा, आप लोग है ना ऐसा बना लीजिए, कोई एक पर्सन आता है जो एकदम है ना भयंकर होता, बहुत भयंकर, एकदम ऐसे भयंकर होता है वो, एकदम ऐसा। ठीक है, एकदम ऐसा ताज वाज है उसके सर पे, एकदम ऐसा बताना आप, और बताना कि ये अप्रूव करा रहा है करके। ठीक है, सेम नीचे भी ड्रॉ कर लेना, और वैसा ही नीचे भी ड्रॉ कर लेना। ठीक है, चलिए फटाफट इसको ड्रॉ कर लीजिए एक बार, आपके नोटबुक में हर चीज आ जानी चाहिए पूरी पूरी। ये देखो ऐसा।
वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये दूसरा, डिविडेंड बहुत सारे लोगों को जाने वाला है। जिसे को हम लोग शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और ये हुआ तीसरा पार्ट, बैंकर्स वाला। ऐसे ही सबका बनता है, लेकिन हमें इतना इसमें जाने की, जब तक आपको कंसेप्ट पूरा समझ गया हो तो अब आप हर चीज का ध्यान रख सकते हो। जैसे एम्प्लॉयज है तो क्या उनको प्रॉपरली उनका बोनस कैलकुलेट हुआ है क्या, आप लोग वो चीज़ के लिए एम्प्लॉयज़ को देखा रहेगा। कस्टमर को कि हम लोग जिस पर्टिकुलर एंटिटी से गुड्स खरीद रहे हैं, क्या उसके बैकग्राउंड, क्या वो सही में अच्छे से ऑपरेशनल कर पा रही है, हम कितने दिनों तक और इससे खरीद पाएंगे, अगर कोई क्रेडिटर्स होगा तो इनको क्रेडिट पे माल देना कि नहीं देना, वो सब चीज़ें सबके माइंड में कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस तो आती है ना। और ये सब लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख के ही अपना डिसीजन लेते हैं। तो उस चीज़ में क्या होना चाहिए, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम प्रॉपर होना चाहिए हमारा, ऐसा बोलने का मतलब है। और वो प्रॉपर कब होंगी, जब कोई पर्टिकुलर ऑडिटर आके बोलेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है करके, वैसे वाली चीज में वो बराबर रहेगा। ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए ऑडिटर के अंदर, ठीक है। वैसे आप लोग नहीं लिखो, ये आगे आने ही वाला है, आपको डिटेल में है ये सब चीजें, तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग हमारे सबसे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है द कंपनी ऑडिट करके। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपको मजा नहीं आ गया तो कह देना, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। अगर मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये जो कंपनी ऑडिट है, ये कम से कम 10 से 15 मार्क्स के लिए आपके पेपर में आता है। कितना बोला मैंने, 10 से 15 मार्क्स, मतलब कहीं ना कहीं हमारा 10 to 15% ऑफ हमारा जो कवरेज है पेपर का, उसमें ये पूरा कवर हो जाता है कंपनी ऑडिट के अंदर। तो आप बताइए मुझे, ये इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? जरूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। और दूसरी बात, ये चैप्टर शुरुआत करने का रीजन क्यों, क्योंकि आप लोग अभी अभी ग्रुप 1 से लॉ पढ़ के आते हो, तो ये जो बेसिकली चीज है ना, ये कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस है, लेकिन जो ऑडिटर्स से रिलेटेड है, तो वो चीजें वहां पे लॉ में ना होते हुए वो हमारे इसमें, मतलब ऑडिट के सब्जेक्ट में दी गई है। तो इट्स बेटर कि अब हम लोग इससे शुरुआत करें, ताकि आप लोग तब तक क्या हो जाएगा, ये चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा, तब तक आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएंगी। आपको समझ में आने लगेगा कि ये अच्छा, इस वजह से यहाँ पे ऐसे पढ़ाते हैं सर, कहाँ पे चार्ट्स बनाते हैं, कहाँ पे किस समय डिकोड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं चीजों को, आपको सब चीजें समझ में आने लगेंगी फिर, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, जिसको आपको पढ़ के बहुत मजा आने वाला है करके, ठीक है। चलिए शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले आपके साथ द कंपनी ऑडिट की, द कंपनी ऑडिट, ठीक है। चलिए कंपनी ऑडिट की अगर मैं बात करूं, यहां पे हमारा आज चालू होने वाला है चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10 दी कंपनी ऑडिट की, ठीक है। दी कंपनी ऑडिट में चालू करने चाह रहा हूं। और चलिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो सेक्शन आपके सामने आने जा रहा है वो है सेक्शन नंबर 141। सेक्शन नंबर 141 है जो बात करता है एलिजिबिलिटी, जो बात करता है किसके बारे में, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। फिर से मैं रिपीट करूंगा, किसके बारे में बात करता है ये, तीन चीजों के बारे में बात करता है। कौन सी, एलिजिबिलिटी,
क्वालिफिकेशन, और जो तीसरा आता है वो है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन। सेक्शन नंबर 141, सेक्शन नंबर किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन नंबर 141। सब लोग बोलेंगे मेरे साथ कौन सा सेक्शन, सेक्शन देखो मैं जब भी आपको बोलूंगा सब लोग बोलेंगे मेरे साथ, तो आपको ये बोलना पड़ेगा। आप जितना मेरे साथ रिपीट करोगे चीजें उतना आपको मजा आएगा, उतने आपके माइंड में चीजें बैठने लगेंगी और उनको रिविजन करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेंगी फिर हमको। ठीक है, चलिए आज हम लोग कौन सा सेक्शन देखने जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 141। बोलो सब लोग कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 141। कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 141, जो बात करता है किसके बारे में, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। कौन से, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पे देखो, यहां पे आ जाता हूं मैं हमारे नोट्स में। देखिए एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर की बात कर रहा है। मतलब क्या, एक पर्टिकुलर पर्सन, हम तो बोल रहे कि ये पर्सन सच्चा है करके या नहीं है, लेकिन वो पर्सन सच्चा है कि नहीं तो उसको सबसे पहले एक अग्नि परीक्षा से पास होना होगा। वो अग्नि परीक्षा कौन सा सेक्शन लेके आता है, सेक्शन नंबर 141। मतलब कोई एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, कोई एक पर्सन खड़ा है, अब हम उसको बोल रहे हैं कि ये ऑडिटर हो सकता कि नहीं हो सकता, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, उसके बीच में पड़ा रहेगा क्या, एक अग्नि परीक्षा उसको क्लियर करना होगा। एक बार वो अग्नि परीक्षा को क्लियर कर गया तो उसके बाद वो ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले अग्नि परीक्षा में आपको जो सवाल पूछा जाएगा कि आप ऑडिटर बन पाओगे, बेसिकली क्या आप ऑडिटर बन पाओगे, कौन बनेगा ऑडिटर का, ये जो सवाल है हमारा, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग उसमें अग्नि परीक्षा में पूछने वाले हैं आपकी एलिजिबिलिटी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, एलिजिबिलिटी जो चीजें है ना वो यहां पे डिफर करती है। जैसे देखो एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं यहां पे, तो अगर मैं इंडिविजुअल के केस की बात करूं मैं यहां पे, तो इंडिविजुअल के केस में आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अगर इंडिविजुअल का, अगर कोई हमको देखना है कि ये इंडिविजुअल पार्टी क्या ऑडिटर बन पाएंगी क्या, तो हमको सिर्फ एक ही चीज देखना है कि वो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं ऑडिटर बनने के लिए। इंडिविजुअल के केस में आपको क्या देखना है कि वो क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और साथ ही साथ उसका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। मैं अगर आपको एक बात बताऊं, हमारे इस दुनिया में दो तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस करता है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सर्विस करता है करके। सर्विस जो करता है उसको प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ नहीं करते और जो प्रैक्टिस करता है उसको सर्विस के लिए अलाउ नहीं करते। जनरली ऐसी चीजें रहती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो भी संभालोगे ये भी संभालोगे, ऐसा वैसा तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको झोल कर बैठोगे। इसलिए जो करना है आपको अच्छे से करना है, एक ही काम करो लेकिन अच्छे से करो। हमारा ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 बोलता है साहब। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इंडिविजुअल के बारे में बात किया, और इंडिविजुअल को मैंने क्या बोला कि इंडिविजुअल के केस में क्या होना चाहिए, कौन सी अग्नि परीक्षा का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या होना चाहिए कि क्या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो क्या आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड करते हो क्या, तो आप बन जाओगे एलिजिबल। तो देखो यहां पे अगर मैं आसानी से बात करूं यहां पे, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको कोई ऐसा मिल गया इंडिविजुअल वाला, तो आपको पूछना है उससे आप ऑडिटर बनोगे कि नहीं, तो उससे पूछना क्या आप सीओपी होल्ड करते हो, क्या आप सीओपी होल्ड करते हो। अगर वो सीओपी होल्ड करता है तो वो ऑडिटर बन सकता है, लेकिन अगर वो सीओपी होल्ड नहीं करता तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या वो ऑडिटर बन सकता है क्या। इसलिए मैंने उसको रेड से हाईलाइट कर दिया, मतलब वो ऑडिटर नहीं बन सकता, और जो हमारे येलो से हाईलाइट है मतलब ही क्या, वो ऑडिटर बन सकता है करके। तो ऐसे सिचुएशन में उसकी एलिजिबिलिटी जाग जाती है। ठीक है, अब मैं बात करूं, ये जो है ना एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस की बात चल रही है, ये जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं ये पूरे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं, ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। अब मैं बात करने चाह रहा हूं आपसे दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैं अब बात करने चाह रहा हूं एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। किसकी बात करने चाह रहा हूं मैं, एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। तो ऐसे सिचुएशन में इन्होंने बोला है कि फर्म विल बी एलिजिबल, क्या बोला इन्होंने, फर्म विल बी एलिजिबल व्हेन मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, व्हेन मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, क्या बोला यहां पे, व्हेन देखो यहां पे
आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, ऐसा बोल दिया इन्होंने। वेयर क्या बोला, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। अगर मैं आपको तोड़ तोड़ के बात करूं एक चीजों की, तो हमने ऊपर ही देखा कि क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर कौन होता है, जो बंदा क्या होता है, जो बंदा क्या होता है, जिसके पास जो सीए है और जो सीओपी होल्ड करता है, वही बंदा होता है क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। ये मैंने अब भी आपको बताया थोड़ी देर पहले, देखो ऊपर हाईलाइट भी करा हुआ दिख रहा है येलो कलर का, सही बात है। अब दूसरी बात, एक फर्म है, अब वो फर्म में बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारे लोग में, अब मुझे एक बात बताओ, अब सिंस वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो मैं सोच रहा हूं यार ये पर्टिकुलर फर्म को अपॉइंट करना कि नहीं करना मेरे यारो। तो ऐसे सिचुएशन में इन्होंने बोल दिया कि जहां पे मेजॉरिटी ऑफ पर्सन ऐसे होंगे जो क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट होंगे, तो आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में अब यहां पे डिमांड करते हैं, आपके लिए मैं लेके आता हूं केस लॉज। बहुत सारे मैं आपके सामने केस स्टडीज रखने जा रहा हूं। मैं कौन सी इसकी बात कर रहा हूं, फर्म केस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो तो यहां पे लिख के रख दो आप, यहां पे नोट 1। चलो नोट 1 आ जाओ। नोट 1 की मैं आपको बात कर रहा हूं कि ये है ना एक फर्म है, ठीक है, फर्म है। Oh God. ऑलराउंडर एंड एसोसिएट्स करके ये फर्म है। इस फर्म की अगर मैं बात करूं तो इसमें पार्टनर्स है ए बी सी। मिस्टर ए जो सीए है, मिस्टर बी जो सीए में है, और मिस्टर सी जो सीए है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स शुड बी क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसे इसमें मेजॉरिटी सीए की है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फर्म क्या हुई, ये फर्म क्वालिफाइड हो गई। क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो हम लोग बोलेंगे क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड। तो हम लोग बोलेंगे ये पर्टिकुलर चीज क्वालिफाई हो गई, ये फर्म क्वालिफाई हो गई करके, ठीक है। चलिए अब सेम एग्जांपल को मैं नीचे लाता हूं, ठीक है, सेम एग्जांपल को मैं लेके आता हूं नीचे। चलो आ जाओ। इसमें ना एक और पार्टनर होता है डी नाम का। इसमें क्या होता है, एक और पार्टनर होता है डी नाम का, डी, ठीक है। जो डी होता है ना, जो डी होता है वो क्या है मैं बताऊं कि आपको एमबीए है। क्या है, एमबीए। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे सीए कितने हैं, अगर मैं यहां पे लिखूं सीए 2 है, सीए में कितने हैं 1 है, और एमबीए कितने हैं 1 है। अब आपको मुझे बताना होगा कि ये फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकती है, ये फर्म एज अ अपॉइंट हो सकती है क्या ऑडिटर के लिए, या नहीं हो सकती है। अब आपको सोचना होगा और मुझे बताना होगा। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप सोचिए कि यह हो सकती है कि नहीं हो सकती है। देखो ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स शुड बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट करके। मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, क्या बोला, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। फिर से मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर ये फॉर अपॉइंटेड करके, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार रीड करा देता हूँ, जान दो वो सब छोड़ो पीछे, ये भी रीड करा देता हूँ। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी ओनली, ओनली कब, इफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट करके, तभी हम लोग उसको बोलेंगे। और दूसरी इन्होंने बात की है किसके बारे में, फर्म के बारे में इन्होंने बात की है। फर्म जहां पे क्या मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, जहां पे क्या मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अफोरसेड मे बी अपॉइंटेड बाय इट्स फर्म नेम टू बी ऑडिटर। मतलब हम कोई कंपनी एक फर्म को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट
अपॉइंट करके एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है जब वो फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म में मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट की जब मैं बात करूंगा, मतलब यहाँ पे बोल दिया गया है कि वो सीए होना चाहिए, क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट सीए होना चाहिए। ये अभी हमने जो ऊपर से देखा है यहाँ पे, है ना, कि वो सीए होना चाहिए। लेकिन अब मेजॉरिटी की बात आती है तो मेजॉरिटी देखना कैसे भैया? मेजॉरिटी नंबर्स में देखूं कि मेजॉरिटी प्रोफेशन में देखूं? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पे सीए की मेजॉरिटी नहीं है। देखो मेजॉरिटी मतलब क्या, 50% से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे चार्टर्ड्स कितने, केवल 50% ही है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो एक सीए में है, एक एमबीए है और 2 चार्टर्ड्स है, तो ऐसे सिचुएशन में चार्टर्ड्स की मेजॉरिटी हो गई। अब आप बताओ मुझे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एलिजिबल? मुझे जरूर बताइए, पक्का अभी बताओ मुझे, कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए मुझे कि आपने क्या सही सोचा कि नहीं सोचा। अब मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में हम हो जाएंगे अनक्वालिफाइड, मतलब हम हो जाएंगे डिसक्वालीफाई बेसिकली। अब हम लोग एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। क्या बोला मैंने? हम एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे हमको मेजॉरिटी इन नंबर्स देखना है। मतलब ही क्या, अगर टोटल पार्टनर होते हैं 4 तो आपके पास जो सीए है वो 2 ही है। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी मेजॉरिटी नहीं हुई, आपकी मेजॉरिटी नहीं हुई तो आपकी फर्म क्वालिफाई नहीं होंगी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ ऑडिटर बनने के लिए। ठीक है, एज अ ऑडिटर बनने के लिए आपकी फर्म क्या नहीं होंगी, एलिजिबल नहीं होंगी। जब आपकी फर्म ही एलिजिबल नहीं हुई तो खत्म हो गई बात भैया, आप लोग नहीं बन सकते एज अ ऑडिटर करके, आप ऑडिटर नहीं बन सकते, इन्होंने बोल दिया साफ साफ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल कराऊंगा, एकदम भारी वाला एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको। हाँ चलो ध्यान दो, अब बताओ मुझे आंसर। अब मैंने आपको सब समझा दिया, अच्छे से समझा दिया, और आपको मुझे पता है आपको पूरा समझ के आऊंगा। ठीक है, चलो ये इसमें ये वही है, फॉर्म है एक। ठीक है, फॉर्म है जिसमें ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, डी पार्टनर है और ई पार्टनर है। ठीक है, क्या ई को नहीं रखते अपन, अभी सिर्फ यही तक रखते अपन। ठीक है, चलो आ जाओ। अगर मैं ए की बात करूं तो ए सीए है, मैं बी की बात करूं तो बी भी सीए है, मैं सी की बात करूं तो सी भी सीए है, और मैं डी की बात करूं तो डी एमबीए है। मैं ए की बात करूं तो इसके पास सीओपी नहीं है, बी की बात करूं तो इसके पास सीओपी है, डी की बात करूं तो इसके पास सीओपी है, और ई की बात करो तो सवाल ही नहीं उठता, सीओपी का एमबीए है वो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मुझे बताना होगा कि आप एलिजिबल हो कि आप एलिजिबल नहीं हो। सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल आपको सोचना है कि आप एलिजिबल हो कि आप एलिजिबल नहीं हो करके। मैंने यहाँ पे बोला इसके पास सीओपी नहीं है, बाकी 2 के पास सीओपी है। मैं अगर बात करूं मेजॉरिटी की तो मेजॉरिटी नंबर भी है, मेजॉरिटी इन प्रोफेशन की, तो आपको वो सोचना ही नहीं है। आपको केवल ये सोचना है कि क्या क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, आपको सोच के रखना है, बिल्कुल अच्छे से सोच के रखिए। बताइए मुझे क्या बताया, बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो। क्या मेरी फर्म क्वालिफाई होनी चाहिए कि क्वालिफाई नहीं होनी चाहिए? तो मैं अगर आपको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ बताऊं, अगर स्ट्रिक्टली हम लॉ को इंटरप्रेट करेंगे, मतलब क्या, जैसे देखो यहाँ पे आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, हमको पता है यहाँ पे क्या होता है कि जब क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट चीजें हो जाती है ना, देखो यहाँ पे क्या बोला है, आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब ये क्या, वो सीए भी होना चाहिए और उसके पास सीओपी होना चाहिए, तभी वो क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट होगा, है ना। तो जब हम लोग ऐसा इंटरप्रेट कर लेंगे उसको कि वो पर्टिकुलर चीजें के पास सीए और सीओपी होगा, तभी वो पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट एलिजिबल होगा, और उसके बाद मेजॉरिटी होनी चाहिए, तो वैसे सिचुएशन में यहां पे ये क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर से आपको अच्छे से समझा देता हूं, आपको नहीं समझाऊंगा हो सकता है। देखो
क्वालिफिकेशन अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो क्राइटेरिया क्या बोलता है कि आप सीए होने चाहिए और आपके पास सीओपी होना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल होंगे करके। जब मैं फर्म की बात करूं तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर शुड बी क्या, क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट बोल रहा हूं, मतलब क्या, उनके पास सीए भी चाहिए और सीओपी भी चाहिए। जब मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स के पास सीए और सीओपी रहेगा तभी वो फर्म एलिजिबल होंगी। यहाँ पे सीए और सीओपी मेजॉरिटी के पास नहीं है, केवल 50% के पास है, और हम जानते हैं मेजॉरिटी कब होती है, जब वो 50% के ऊपर होती है करके। तो ऐसे सिचुएशन में फर्म एलिजिबल नहीं होंगी करके। अब आपको हर चीज एकदम एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन की। देखो यहां पे ये जो हुआ ना, एलिजिबिलिटी था 141(1), 142(2), और अब चालू होने जा रहा है 143 का 3 वाला पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इतना जबरदस्त चीज है ये, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं ये पर्टिकुलर चीज से, अच्छे से ध्यान देना। वापस हाँ, ये रखो ना यार सीधा, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि कब एक पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग एज ए ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, कब हम लोग एक चार्टर्ड को सीए कैन नॉट बी, क्या बोला मैंने, सीए कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है बंदा, उसके पास सीओपी भी है, लेकिन फिर भी हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। मतलब ही क्या, देखो वो पर्टिकुलर पर्सन एलिजिबल हो चुका है, लेकिन वो आके नीचे डिस्क्वालीफाई हो रहा है क्योंकि वो पर्टिकुलर नीचे दिए जाने वाले अग्नि परीक्षा में फंस रहा है। अगर इसमें से नीचे दिए जाने वाले गेट में से अगर आप फंस जाते हो तो अब आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे पहले गेट की अगर मैं बात करूं तो पहला आता है बॉडी कॉर्पोरेट का गेट। बॉडी कॉर्पोरेट की मैं बात करूं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी नहीं बना सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल फर्म तक बना सकता है, केवल फर्म बना सकता है, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी नहीं बना सकता। कंपनी क्यों नहीं बना सकता, तो मैं आपको वो पुराने दिन आपके याद करवाने चाहूंगा। सीए फाउंडेशन में जब मैंने आपको लॉ में बताया था कि एक बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट होना मतलब ही क्या, कंपनी अलग, शेयर होल्डर्स अलग, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, ओनर्स अलग, मतलब हर चीज अलग अलग होती है करके मैंने आपको वो सब चीजें तब बताया था मैंने आपको। चलो आपको फिर से वो चीज कंसेप्ट को रिवाइज करा देता हूं। वहां पे अब हमने ना ऑब्वियसली बात, हमने वो केस लॉ देखा था सैलोमैन वर्सेस सैलोमैन लिमिटेड का, ठीक है। तो उसमें बोला गया था कि कंपनी अलग होती है और उसके ओनर्स अलग होते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर ऑडिटर ने कोई पर्टिकुलर फ्रॉड कर लिया तो ऐसे सिचुएशन में आप कंपनी को जेल में डालोगे कि ऑडिटर को जेल में डालोगे? मैं बात करूंगा सत्यम की। सत्यम के केस में ऑडिटर्स को भी जेल हुई थी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऑडिटर्स कोई कंपनी होती तो साइन मारती थी कंपनी थ्रू कॉमन सील करके। आप बोलोगे सर वो ऑप्शनल हो गया, लेकिन ऑप्शनल हुआ है तो कॉमन सील में ये भी कॉमन सील ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, ऐसा ऑप्शनल हुआ है ना वो। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर उन्होंने ऐसा ऑप्ट किया होता तो ऐसे सिचुएशन में तो कंपनी फंस जाती। डालो फिर कंपनी को जेल में, डालो ना जेल में, क्या करोगे? कंपनी के एमओए और एओए को लेकर रख दो जेल के अंदर। चलेगा कैसा? नहीं चलेगा। इसीलिए इन्होंने बोला है कि जितने भी हमको ये बंदा ऐसा चीज जिसमें कोई खोट नहीं होना चाहिए, तो वो खोट नहीं होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो हम उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं मानेंगे, हम उसको बोलेंगे कि हम इसको ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। भैया आप कुछ भी करो, आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। अब आप बोलोगे सर ये जो बिग फोर वगैरह होते हैं, ये बिग फोर वगैरह जैसे ये तो कंपनीज वगैरह होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, या कुछ जैसे अपना डेलॉइट हो गया या पीडब्ल्यूसी हो गया या बाकी जो ये बिग फोर से ईवाई हो गया, ये सब चीजें तो ये
बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई। तो मैं आपको बता दूं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म नहीं है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स है। इनकी अफिलिएटेड या एसोसिएट फर्म्स होती है, नेटवर्क ऑफ फर्म्स होती है जिनके थ्रू ये लोग काम करवाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पीडब्ल्यूसी का नाम आपको सामने दिखते रहता है, लेकिन उसके पीछे आप देखोगे तो एक अलग ऑडिटर रहता है, एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहती है, वो कंपनी नहीं रह सकती। आप कंपनी हुए तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे ऑडिटर बनने के लिए। आप माता पिट लो, भगवान श्री कृष्ण भी धरती पे आ गए, ऐसे सिचुएशन में भी आप ऑडिटर नहीं बन पाओगे, बस इतना ध्यान में रख लियो। चलिए आइए बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन मैं अगर बात करूं बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब क्या देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब ही क्या, ये जो है अगर आपकी एलएलपी रहती है तो आप हो जाते हो एलिजिबल। क्यों? क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है मतलब फर्म है, और हम जानते हैं फर्म तो वैसे भी एलिजिबल होती है करके। आप बोलोगे सर लिमिटेड लाइबिलिटी में तो कॉर्पोरेट का कंसेप्ट आता है ना, लेकिन फर्म का भी तो कंसेप्ट आता है। तो फर्म का कंसेप्ट आता है जहां पे, तो हमने जब पार्टनरशिप फर्म को एलिजिबिलिटी दी है, तो लिमिटेड पार्टनरशिप वाले बोलेंगे हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हो साहब, हमको भी एलिजिबल करा दो। तो हमने बोला चलो ठीक है, आप एलएलपी हो तो आप एलएलपी भी एलिजिबल हो जाओगे करके। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरा पार्ट आपके साथ कराने जा रहा हूं, जो है ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। ऑफ कंपनी करके दूसरा पार्ट जो है डिस्क्वालिफिकेशन, वो कौन सी बात करता है, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग पूरा रिवाइज कर ले हमने क्या क्या देखा अभी तक करके। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वाई ऑडिट करके, उसके बाद मैंने चालू किया था चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा द कंपनी ऑडिट करके। कंपनी ऑडिट में सबसे पहले हमने कौन सा सेक्शन देखा, सेक्शन नंबर 141, बोलो सब लोग मेरे साथ, कौन सा सेक्शन नंबर 141 में हमने एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन देखा। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने इंडिविजुअल का एलिजिबिलिटी देखी। इंडिविजुअल के केस में एलिजिबल कब होगा, जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा और उसके पास सीओपी होगा। लेकिन जब मैं एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, लेकिन जब मैं फर्म की बात करूं तो फर्म के केस में वो पर्टिकुलर चीज एलिजिबल कब होंगी, जब मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर व्हाट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैविंग वैलिड सीओपी करके। उसके बाद हम लोग देखना चालू किए थे 143 के डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन में सबसे पहला पार्ट डिस्क्वालिफिकेशन बोल दिया। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या कि भगवान श्री कृष्ण भी धरती पे आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में भी आप लोग क्या नहीं कर सकते, आप लोग ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला हमने जो देखा था वो बॉडी कॉर्पोरेट देखा था, बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन अदर देन एलएलपी, मतलब क्या एलएलपी हुआ तो आप ऑडिटर बन सकते हो, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हुआ तो आप लोग ऑडिटर नहीं बन सकते। दूसरी मैं बात कर रहा हूं यहां पे ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी करके। चलिए ध्यान दीजिए, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये हमारी कंपनी। ठीक है, ये हमारी कंपनी करके, ये हमारी कंपनी। चलिए आइए, ये कंपनी का ऑफिसर, क्या बोला मैंने भैया, ये कंपनी का ऑफिसर और ये कंपनी का एम्प्लॉय, ये दोनों ऑडिटर नहीं बन सकते। आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझेगा, आपको बहुत अच्छे, मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा आपको। ठीक है, चलो मैं बात करता हूं हमारे मिटकरी सर्स कैप्स की। इसमें अगर मैं बोलूं कि एक काम करते हैं ना, मिटकरी सर्च कैप्स का जितना भी रेवेन्यू होगा, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस साल भर का जितना भी होगा, उसके लिए जो हमको ऑडिटर अपॉइंट करना है ना, तो एक काम करते हैं अपन अपने है ना क्या बोलते हैं, मिटकरी सर को अपॉइंट कर लेते हैं। जो हमारे ऑफिसर है,
जो हमारे ऑफिसर है, हमारे कंपनी के मेन है, हमने उन्हीं को अपॉइंट कर लिया और बोलिए आप ही ऑडिट करो करके, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ऐसे सिचुएशन में वो पर्सन इंडिपेंडेंट रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं रह पाएगा। कोई अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर कुछ उसको फ्रॉड डिटेक्ट होता है, अगर उनको कोई फ्रॉड डिटेक्ट होता है, तो वो डिस्क्लोज कर पाएंगे क्या? अगर चलो कर भी दिया तो उनको बहुत झिझक होंगी कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा करके। ऐसी सिचुएशन वो उतने अच्छे से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स ही जब वो खुद मैनेजमेंट मेंटेन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब अकाउंट्स ही मैनेजमेंट मेंटेन करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कोई दूसरा आके, कोई दूसरा, आपको लगता नहीं क्या कोई बाहर वाली पार्टी आके इसको ऑडिट करना चाहिए? लेकिन यहाँ पे तो खुद ही रहेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में नहीं चलेगा। मतलब ही क्या, मिटके सर नहीं चलेंगे। दूसरे एम्प्लॉय की बात करूंगा मैं, मेरी बात करता हूँ आईजी की, ठीक है, आईजी इंद्रेश, ठीक है। अपन एलिजिबल है, ऊपर से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग सीओपी वगैरह सब कुछ है अपने पास, एकदम पूरी फुल एलिजिबिलिटी के साथ अपन आए हैं। अपन एम्प्लॉई है कैप्स के, अपन काम करते हैं वहाँ पे, बढ़िया काम करते हैं, अपना उठाते हैं जितना भी अपना। एम्प्लॉय हूँ मैं, ध्यान रखना एम्प्लॉय हूँ मैं, यहाँ पे प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं पूरे काम संभालता हूँ कैप्स के। मैं एकदम सुबह उठ के एकदम लेक्चर्स लगाना, मतलब सुबह जाके एकदम लेक्चर्स लगाना, रिसिप्ट बनाना, सब कुछ करना करके। लेकिन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और सीओपी भी अपने पास सब कुछ है करके, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या बोला, ऐसे सिचुएशन में भी मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगा। मतलब ये क्या, मैं वहां पे आके रिसेप्शन पे, आप आते हो मेरे पास, मैं इंक्वायरी, आप मेरे से इंक्वायरी कर रहे हो वेरियस बैचेस के बारे में, आपको सब कुछ बता रहा हूं करके, और मैं सीए भी हूं, मेरे पास सीओपी भी होल्ड है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं इनएलिजिबल रहूंगा। किसमें? ऐसे सिचुएशन में मैं कैप्स में ऑडिटर नहीं बन सकता हूं, क्योंकि क्या, मैं एम्प्लॉई हो चुका हूं वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैं बन जाता हूं इनएलिजिबल। होप सो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं, या मैं आपको दूसरा भी एग्जाम्पल देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं आपको उसके बाद एग्जांपल देता हूं, मैं आपको है ना रिलायंस का एग्जांपल देता हूं। अच्छा बच्चों, रिलायंस में क्या होता है कि कोई ऑफिसर, रिलायंस का कोई ऑफिसर, एक अच्छा बड़े लेवल का ऑफिसर को हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए कोई चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, मिस्टर सिद्धेश दफ्तरी करके, ठीक है, सिद्धेश दफ्तरी करके। हम उनको बोल रहे हैं एक काम करो ना साहब, एक काम करो आप ही ऑडिट कर लो करके। तुम सीएफए तो हो ही ना, तुम सीएफए हो तो तुमको ऑलरेडी नॉलेज है भैया हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे है, कैसे बनते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन होती है, क्या लेवल का इंटरनल कंट्रोल हम लोग मेंटेन करते हैं, तुमको सब चीज तो पता है। तो एक काम करो ना, एक काम करो आके ले लो, एक आप कर लो, हमारा ऑडिट कर लो, हम आपको ऑडिटर अपॉइंट कर लेते, बढ़िया आपको फीस भी मिल जाएंगी, आपको जो सैलरी मिल रही है वो तो मिल ही रही है, आपको जो मिल रहा है वो तो, मतलब आपको जो रेम्यूनरेशन है वो तो मिल ही रहा है, उसके अलावा उसके ऊपर मैं आपको ये भी पैसा देता हूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा एम्प्लॉय की मैं बात करूं, रिलायंस में कोई भी एम्प्लॉय है यार, मान लीजिए मैं फिर से मैं ही रहता हूं ना, बाकी क्यों बात करना, मैं रिलायंस में जॉब कर रहा हूं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट करके, तो ऐसे सिचुएशन में चार्टर्ड अकाउंट मुझे वो एम्प्लॉय नहीं रख सकते, मतलब मुझे वो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, मुझे वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, मैं ऐसा बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा आपके साथ, नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल लूंगा, चलिए यहाँ पे आपको रीड करा दूं, क्या हो डिस्क्वालिफिकेशन में सबसे पहले, आओ बच्चों आओ, आओ मुन्ना आओ, देखो आपको अच्छे से पढ़ाता हूं मैं। देखो सबसे पहला क्या, तो बॉडी कॉर्पोरेट आप क्या नहीं हो सकते, अलोंग विद फॉलोइंग पर्सन शाल नॉट बी एलिजिबल, क्या बोल दिया यहाँ पे, शाल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सबसे पहला क्या बोला, बॉडी कॉर्पोरेट अगर हो तो नहीं, अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब ये अगर एलएलपी हो गया तो आप क्या एलिजिबल रहोगे क्या मेरे बच्चों, बिल्कुल आप एलिजिबल रहोगे। दूसरी मैं बात करूंगा ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो अभी हमने देखा, और अब हम तीसरा जो बात करने चाह रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मन को एकाग्र करके पढ़िए इसको। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब क्या बताऊं आपको, इतना ऐसे कुछ भी बोलते साले। देखो इसको ही ले लूं क्या मैं, ऊपर वाले को बढ़िया नीचे, रुको यही का ले लेता हूं। आपको बनाना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, या आईपैड खरीद लीजिए आप। हाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्तों, आपको बनाना पड़ेगा। हाँ देखो ये कंपनी है, उसके ऑफिसर या एम्प्लॉय, अब ये ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर, क्या बोला मैंने, इन दोनों का, किन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का पार्टनर या इनका एम्प्लॉय, ये भी एलिजिबल नहीं होंगे।
क्या बोला मैंने, ये भी एलिजिबल नहीं होंगे करके। अब भी पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूं। बताइए क्या बोला इन्होंने, बहुत ही सिंपल। 141 ये थर्ड वाला डिस्क्वालिफिकेशन देख रहा है। पहला अपन ने देख लिया ना, वो कंपनी देख लिया, दूसरा अपन ने ऑफिसर या एम्प्लॉय देख लिया। अब तीसरा जो अपन देख रहे हैं, पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का। तो वैसे सिचुएशन में ये भी नहीं, मतलब यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूंगा, सपोज मैं आईजी की बात कर रहा था, यहाँ पे मैं मेरी बात कर रहा था, ठीक है। तो मेरा अगर कोई पार्टनर है, नाम लीजिए मिस्टर हेमंत करके, हेमंत करके मेरा कोई पार्टनर है, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल नहीं रहेगा। और मेरा कोई एम्प्लॉय है शुभांगी करके, शुभांगी करके मेरी कोई एम्प्लॉय है, मेरे ऑफिस में काम करती है ये, ठीक है, तो वो भी इनएलिजिबल हो जाएंगी चार्टर्ड बनने के लिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज ए एम्प्लॉय रख सकता है, एज अ पार्टनर भी रख सकता है, दोनों चीजें कर सकता है। तो कोई सीए शुभांगी करके वो भी ऑडिटर नहीं बन सकती, और कोई सीए हेमंत करके है वो भी नहीं बन सकता है ऑडिटर। इतना ध्यान रख लियो भैया, आपको ध्यान में आ जाएगा। अगर वो मैं सेम बात करूं, ऊपर मिटकरी सर की बात करूंगा मैं अगर, तो उनका भी सेम ले लीजिए यही वाला केस। अगर कोई उनका पार्टनर है या उनकी कोई एम्प्लॉय है तो वो हो जाएगा इनएलिजिबल करके, आपको समझना चाहिए। चलिए ठीक है, आपको ये हो गया हमारा कौन सा क्लॉज, ये हमारा हो गया तीसरा क्लॉज। चलिए आइए अब आता हूं मैं चौथे क्लॉज पे। जी हाँ, ये चौथा क्लॉज मैं आपको बता दूं बहुत बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्लॉज है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि अगर 141(3) में से कुछ पूछा तो ये चौथे क्लॉज से ही पूछते हैं आपको। अगर मैं बता दूं इसमें एमसीक्यू तो पक्का आएगा, मतलब आना ही है एमसीक्यू, और सादा क्वेश्चन भी तो आता ही है, इससे मैं आपको बता दूं आपको, ठीक है। चलिए आपका लक अच्छा रहा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। और जिस वजह से मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं आपको मजा आ गया तो मुझे कह देना, ठीक है। चलिए आइए मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, मैं आज आपके साथ अभी इसी वक्त मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्या, 141 का थर्ड वाला, 141 का थर्ड का डी वाला पार्ट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, ठीक है। देखो अगर मैं यहां पे आपको नोट्स में लेके जाता हूं, सबसे पहले डी में क्या बोल रहा है, ध्यान दो। यहां पे डी किसके बारे में बात करता है, डिस्क्वालीफाई कर रहा है किस किस को, पर्सन हु, मतलब क्या, वो खुद पर्सन जो ऑडिटर, जो ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहा है बेसिकली वो, या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर। क्या बोल दिया मैंने, जो पर्सन अपॉइंट कर रहा है, मान लीजिए मिस्टर आईजी, मिस्टर आईजी या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, ये तीनों हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई कब, जब इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन दी कंपनी और इट्स सब्सिडरीज और ऑफ इट्स होल्डिंग और एसोसिएट्स और सब्सिडरी ऑफ सच अ होल्डिंग कंपनी। फिर से मैं आपके साथ फिर से रिपीट करवाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको जूम भी करा के दे सकता हूं, यहां पे ये लो, आपको जूम करके चाहिए, ये देखो दिख रहा है क्या आपको, अच्छा आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, हाँ, देखो यहां पे पर्सन हु के वहां पे आप लोग लिख के रख दीजिए आईजी, हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, इसको मार्क नहीं करना है ऐसा, ठीक है। पर्सन हु, हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर इज होल्डिंग, सबसे पहला डी का पहला पार्ट आया क्या, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी और इट्स सब्सिडरीज और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच अ होल्डिंग कंपनी करके, ठीक है। देखो आओ आपको यहां पे झुमा के लेके जाता हूं, देखो किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एक पर्सन के बारे में, ठीक है। एक पर्सन, वो पर्सन खुद, ठीक है। दूसरा उसका रिलेटिव, किसका रिलेटिव, ये पर्सन का रिलेटिव, ध्यान रखना किसका रिलेटिव की बात कर रहा हूं मैं, ये पर्सन के रिलेटिव, ठीक है। और ये पर्सन का पार्टनर, इसलिए इन लोगों को मैंने पीछे रखा हूं, इसका पार्टनर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ध्यान दो यहां पे, ये लोग क्या करते हैं, तीनों में से कोई भी इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन, किसके अंदर,
एक तो कंपनी के अंदर, जो हमारी कंपनी है उसके अंदर, या देखो, एक तो कंपनी के अंदर, या उसके सब्सिडरी के अंदर, या उसके होल्डिंग कंपनी के अंदर, या उसके एसोसिएट कंपनी के अंदर। अब आपको पता है एक कंपनी दूसरे कंपनी की सब्सिडरी कब बनती है? जब ये कंपनी, देखो मैं कब बोलूंगा, जब ये जो सब्सिडरी है ना, ये सब्सिडरी कब बनेंगी कंपनी की? जब कंपनी होल्ड करती है उसका कितना, एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर होल्ड करती है कंपनी सब्सिडरी का, तो हम लोग बोलेंगे ये कंपनी हमारी सब्सिडरी बन गई है करके। एसोसिएट मतलब क्या? जब आपके पास वो कंपनी की होल्डिंग होती है कितनी, 20 से लेके 50% के बीच में, तो मैं बोलूंगा वो कंपनी हमारी बन जाती है एसोसिएट करके। ये सब जाने दो, ये मैं जानता हूं आपको ये पता है करके, क्योंकि ये हमारा कौन सा टॉपिक है, हमारे लॉ का, लॉ आप लोग जो पढ़ के आते हो ना, हमारे फाउंडेशन का लॉ, उसका पार्ट है वो करके। ठीक है, चलिए आइए देखो, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान देना। ये जो हम बात कर रहे हैं कब, कि ये पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जो लाल वाला पर्सन है ना, वो एज ए ऑडिटर नहीं बन पाएगा। कब? आइदर वो, क्या बोला मैंने, आइदर वो, ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, आइदर वो या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, ये तीन लोग जब इन्वेस्ट करेंगे, ये मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये तीन लोग क्या करेंगे, बेसिकली ऑरेंज लाइन किसके बारे में बात कर रहा है, जब ये सिक्योरिटी होल्ड करेंगे। क्या बोला मैंने? जब ये सिक्योरिटी होल्ड करेंगे। सिक्योरिटी होल्ड करेंगे। अब सिक्योरिटी होल्ड तो करेंगे, लेकिन किस में होल्ड करेंगे तब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? तो सिक्योरिटी होल्ड इन ग्रुप कंपनीज। ये जो है ना, इनको बोलते हैं ग्रुप कंपनीज। ग्रुप कंपनीज में कौन कौन आता है? कंपनी खुद, उसकी सब्सिडरी, उसकी होल्डिंग, और वो कंपनी की एसोसिएट कंपनी। इतनी ही आती है किसमें? इतनी ही आती है किसमें? ऑब्वियस सी बात है। और एक और आती है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक और आती है, इसकी भी सब्सिडरी आती है। हाँ, इसकी भी सब्सिडरी, किसकी? होल्डिंग की कोई दूसरी सब्सिडरी तो वो भी। देखो, होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो होल्डिंग के लिए मैं भी सब्सिडरी हुआ, मतलब ये कंपनी, अगर मैं बात करूं तो होल्डिंग के लिए ये कंपनी भी सब्सिडरी हुई, ये कंपनी भी सब्सिडरी हुई। ये कंपनी की बात करूं तो इसके लिए एक सब्सिडरी है और ये दूसरी एसोसिएट कंपनी है करके, तो अब हम लोग बोलेंगे ये है ग्रुप कंपनी। ठीक है, तो देखो मैं मतलब कौन? ये पर्सन कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? जब मैं या मेरा रिलेटिव या मेरा पार्टनर, कौन कौन? जब मैं या मेरा रिलेटिव या मेरा पार्टनर क्या हो जाएगा, हम तीनों होल्ड करेंगे ग्रुप कंपनीज में सिक्योरिटी, तो हम लोग बोलेंगे कि अब हम हो जा रहे हैं भैया डिस्क्वालीफाई, मैं एज अ पर्सन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता हूं। क्लियर बोल दिया है। लेकिन यहां पे है ना, कुछ आपको बेनिफिट दिए गए हैं। हाउएवर, कौन बात कर रहा हूं, बेनिफिट किसको दिया गया है? रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी अप टू 1 लाख। रिलेटिव क्या कर सकता है? रिलेटिव सिक्योरिटी को होल्ड कर सकता है अप टू 1 लाख। जी हां, रिलेटिव सिक्योरिटीज को होल्ड कर सकता है अप टू 1 लाख। चलो आइए मैं आपको यहां पे है ना एक अच्छा सा केस स्टडी पहले आपको बता देता हूं मैं आपको, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन चलो उससे पहले सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी अप टू, हाँ देखो, ये जो सिक्योरिटी की वैल्यू है ना, अब आपको ध्यान रखना है, सिक्योरिटी में दो चीजें हो सकती है, एक तो फेस वैल्यू और दूसरी मार्केट वैल्यू। तो ये 1 लाख मतलब क्या? तो 1 लाख हम लोग लेंगे फेस वैल्यू का।
वो आप पूछोगे सर फेस वैल्यू क्यों लिया, तो ऑब्वियस सी बात है यार, देखो मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होते रहती है आए दिन, कल परसों रोज रोज चेंज होते रहेंगे मार्केट वैल्यू। आज अगर आज मान लीजिए आज 99,000 है, कल मैं देख रहा हूं तो 1,05,000 हो गई मार्केट की, तो ऑडिटर जो होगा वो डिस्क्वालीफाई, फिर उसके अगले दिन वो 98,000 हो गए तो ऑडिटर क्वालिफाई, मतलब क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाई क्वालिफाइड, क्या यही खेलते रहेंगे क्या हम लोग? ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में इन्होंने बोल दिया कि एक काम करो, 1 लाख तक फेस वैल्यू का आप लोग होल्ड नहीं कर सकते हो करके, ठीक है। 1 लाख तक की अगर फेस वैल्यू है तो आप अगर रिलेटिव होल्ड कर सकता है, मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे, रिलेटिव, ये जो चीज आई है ना केवल और केवल रिलेटिव के लिए, ध्यान रखना बच्चों, यहां पे केवल और केवल ये जो केस है रिलेटिव में होल्ड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ कितना, 1 लाख रुपए तक होल्ड कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन 1 लाख के ऊपर गया या पर्सन खुद अगर होल्ड करे या पार्टनर अगर खुद होल्ड करे तो ऐसे सिचुएशन में फंस जाएगा कौन, पार्टनर, और वो एलिजिबल नहीं हो जाएगा ऑडिटर बनने के लिए। और ऐसे सिचुएशन में उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में उसको छोड़ना पड़ेगा। चलिए अब मैं दूसरी बात करता हूं आपके साथ। देखो ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज हो चुका है। जब पर्सन खुद या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव, क्या बोला मैंने, जब पर्सन खुद या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव अगर वो रहते हैं क्या, वो रहते हैं इंडेप्टेड टू कंपनी, कितना रहते हैं इंडेप्ट टू कंपनी, इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीज, तो वो पर्सन हो जाएगा डिस्क्वालीफाई। देखो लाल से तो ऑलरेडी मैंने वो पर्सन को करके रखा, मतलब क्या, मैं पर्सन मेरा रिलेटिव या मेरा पार्टनर, हम तीनों मिलके या हम में से कोई इंडिविजुअली भी, जब हम लोग वो ग्रुप कंपनीज के अंदर अगर हम लोग इंडेप्टेड रहते हैं फॉर मोर देन कितना, फॉर मोर देन 5 लाख रुपीज, तो ऐसे सिचुएशन में कौन हो जाएगा, वो पर्सन हो जाएगा इनएलिजिबल फॉर द ऑडिटर करके। तो ऐसे सिचुएशन में वो नहीं बन पाएगा ऑडिटर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं हमारे तीसरे इसके, फिर से कलर चेंज हो रहा है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। जब पर्सन खुद या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव, पर्सन खुद या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव अगर क्या देता है, अगर has given guarantee in connection to third person in excess of 1 लाख, तो ऐसे सिचुएशन में वो पर्सन फिर से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनएलिजिबल। समझ गया क्या आपको? देखो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताया, अभी आपको अच्छे से ध्यान देना है। फिर से मैं अभी आपको रिपीट करवाऊंगा ना, तो मैं आपको अच्छे से सब चीजें बता के रख देता हूं। मैं आपको कभी क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगा ना, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन केस स्टडीज वगैरह समझाऊंगा, तब आपको पूरी हर चीज एकदम क्लियर होना चालू हो जाएंगी करके, ठीक है। चलो देखो आपको रिवाइज करवा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहला पार्ट हमने देखा कि जब पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर अगर ये क्या करता है, ऑरेंज लाइन पे फोकस कीजिएगा। ऑरेंज लाइन मतलब जो बताती है कि अगर आप सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो ग्रुप कंपनीज के, तो ऐसे सिचुएशन में एज अ पर्सन आप हो जाओगे इनएलिजिबल। फिर दूसरा इन्होंने बात किया था ब्लू लाइन की, अगर मैं बात करूं तो इंडेप्टनेस की बात कर रहे हैं। अगर आप इंडेप्टेड रहते हो कंपनी के टुवर्ड्स 5 लाख के ऊपर, तो ऐसे सिचुएशन में आप फिर से हो जाओगे क्या, आप फिर से हो जाओगे क्या भैया, आप हो जाओगे इनएलिजिबल। लेकिन मैं ऊपर वैल्यू की बात करूं तो हम फेस वैल्यू की बात कर रहे थे, वो जो 1 लाख है ना वो फेस वैल्यू है। तीसरी की मैं बात करूं, अगर जो ग्रीन लाइन की हमने देखा, तो अगर आप गारंटी देते हो कोई थर्ड पर्सन से रिलेटेड है वो गारंटी, और वो 1 लाख के ऊपर एक्सीड कर दी जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप फिर से हो जाते हो इनएलिजिबल। चलिए अब हमारा आता है समय केसेस देखने का। अब हम लोग एक एक करके इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए आइए देखो, पहला केस मैं आपको जो करवाने जा रहा हूं वो है
मिस्टर ए का। मिस्टर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो सिक्योरिटी होल्ड करते हैं इन एबीसी कंपनी। तो क्या मिस्टर ए ऑडिटर बन पाएंगे? क्या मिस्टर ए ऑडिटर बन पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी वैल्यू ऑफ ₹10। तो क्या मिस्टर ए ऑडिटर बन पाएंगे क्या? तो मैं आपको बता दूं, मिस्टर ए ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 1 लाख वाला जो क्लॉज दिया गया था ना, जो हाउएवर बोल के 1 लाख वाला दिया गया था, वो केवल रिलेटिव के लिए दिया गया था। मतलब ही क्या, जब हमारा पार्टनर या वो पर्टिकुलर पर्सन, मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन या उसका पार्टनर अगर ₹1 की भी सिक्योरिटी होल्ड करता है कोई पर्टिकुलर कंपनी में या उसकी सब्सिडरी में या उसकी होल्डिंग में या उसके होल्डिंग के सब्सिडरी में या वो कंपनी के एसोसिएट में, तो वो बन जाता है इनएलिजिबल मेरे बच्चों। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि ऑडिटर बिकम इज इनएलिजिबल। हो गया? समझ गया? चलो, उसके बाद सेकेंड केस मैं आपको बताने चाह रहा हूं। मिस्टर आर, रिलेटिव ऑफ ए, होल्ड्स security of 90,000 / 2,000 face value in ABC Limited। तो क्या ए क्या ए एलिजिबल रहेगा? तो ऐसे सिचुएशन में पहले केस में, जो हमारा पहला केस था ना, उसमें एलिजिबल रहेगा, लेकिन दूसरे केस में एलिजिबल नहीं रहेगा। मतलब ही क्या, हमारा जो 90,000 वाला जो केस था ना भैया, 90,000 वाले केस में वो हो जाएगा एलिजिबल, लेकिन जो हमारा दूसरा है उसमें वो एलिजिबल नहीं रहेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब मैं तीसरे एग्जाम्पल को लेके जाता हूँ आपके तरफ। तीसरा एग्जाम्पल, चलो आओ देखो। ABC and company is appointed as auditor of Reliance Industries। Is ABC and company qualified? बताओ मेरे को, है कि नहीं है क्वालिफाइड? तो मैं आपको बता दूं, यहां पे एबीसी एंड कंपनी क्वालिफाइड रहेंगी। एबीसी एंड अब आप सोच रहे सर कंपनी है ना, उसके नाम में लिखा है ना, लेकिन कोई भी एक बात ध्यान रखना, एंड कंपनी जोड़ने से कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी कंपनी नहीं बन जाती। हमने देखा है, हमने हमारे इसमें देख चुके हैं, कायमे फाउंडेशन में हम देख चुके हैं ना, कि अगर कोई पर्टिकुलर एंटिटी अगर कंपनी है तो उसको कंपनी कहलाने के लिए उसके आगे एक तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड का वर्ड यूज किया जाना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो कंपनी है। तो जब एबीसी एंड कंपनी के बारे में बात करूंगा तो ऐसे सिचुएशन में वो क्वालिफाइड रहेंगे। मेरे पापा के भी फर्म है तो उसका भी नाम अशोक एम गांधी एंड कंपनी है, तो क्या वो कंपनी हो गया क्या? तो नहीं, मतलब ही क्या 141(3) में नहीं फंसता है वो। देखो 141(3) का जो ए पार्ट है उसमें नहीं फंसेगा वो, क्योंकि एंड कंपनी होने से कोई चीज कंपनी नहीं हो जाती, एक बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए चौथा पार्ट आपके लेके आता हूं मैं।
मिस्टर ए का ये हो गया। हाँ देखो, ये है मिस्टर ए, मिस्टर सी ए करके लेते जाओ, तो मिस्टर सी ए करके, है ना, ये है मिस्टर सी ए, ठीक है। और ये है यहाँ पे ओरिएंटल फैन, ओरिएंटल फैन लिमिटेड करके। अब ये जो सीए है ना, मिस्टर सीए ने अपना नया नया ऑफिस बनाया है, ये मिस्टर ओरिएंटल के पास, ओरिएंटल फैन लिमिटेड के पास जो जाते हैं और बोलते हैं मुझे आपके कंपनी के पंखे बहुत पसंद आते हैं, मैं अपने घर पे भी लगवाया था तो बड़े मस्त पंखे थे, एक मस्त मस्त हवा फेंकते, तो एक काम करो मुझे पंखे पास कर दो। ये सीए, मिस्टर सीए कैसा है, एकदम पुराना ऑडिटर, बहुत बड़ा बन चुका है, बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, 4-5 फ्लोर का उसने ऑफिस बनाया बिल्कुल एकदम डिंचैक करके। तो उसने बहुत सारे पंखे लाए, बहुत सारे पंखे लाए उसने, करीब करीब उसने, है ना, देखो उसने इससे बहुत सारे फैंस लाए हैं। ये फैंस की जब हमने कॉस्ट पूछा उनसे तो उन्होंने बोला ये फैंस की कॉस्ट टोटल है 8 लाख रुपए। फैंस की कॉस्ट कितनी है? 8 लाख रुपए। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, और ये जो 8 लाख रुपए था, अब मिस्टर सीए ने क्या किया, उसको 8 लाख रुपए अभी पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि ओरिएंटल फैन लिमिटेड की एक पॉलिसी है कि कोई भी कस्टमर्स आ जाए, दुनिया के कोने से कोई भी कस्टमर्स आ जाए तो हम उनको 1 महीने का क्रेडिट पीरियड देते हैं। तो इन्होंने इनको दिया नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, ठीक है। तो अब मुझे ये जानना है कि ये पर्टिकुलर जो मिस्टर सीए है, ये पर्टिकुलर जो मिस्टर सीए है, ये क्या एलिजिबल रहेंगे कि इन एलिजिबल हो जाएंगे? ये क्या एलिजिबल और इन एलिजिबल क्या होंगे? सोचो आप जरा क्या होंगे करके, फिर मैं आपको बताता हूं आंसर। तो मेरे को बताना ही है अभी आपको, आप थोड़ा सोचिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। जरूर यहाँ पे साइड में आप लिख के रख सकते हो, पेंसिल से बराबर मस्त साइड में यहाँ पे लिख के रख दो, 1 नंबर यहाँ पे, है ना, ऐसा लिख के रख दो। आपने जो सब बाद में मिटा देना, मैं तो आके आपको देखने नहीं वाला वो भी, है ना। चलिए तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ना हम हो जाएंगे इनएलिजिबल, चाहे वो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड हो या एबनॉर्मल पीरियड हो, कैसा भी, हमको कोई लेना देना नहीं। जहां पे आप इंडेप्टेड हो गए भैया कंपनी से या उसके होल्डिंग से या उसके सब्सिडरी से या उसके होल्डिंग के सब्सिडरी से या अपने एसोसिएट से, तो सीधी सीधे एक बात माथे में डाल लियो। क्या एक बात आप क्या माथे में डाल दोगे कि आप हो जाते हो, अगर आप वो कंपनी को 5 लाख से ऊपर किसी भी हालत में इंडेप्टेड हो गए तो आप हो जाते हो इन एलिजिबल, आप वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको शायद ये भी अभी समझ गया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम लोग लेते हैं 5वां एग्जांपल, ठीक है। देखो अच्छे से ध्यान देना, अब ऑब्वियस सी बात है, देखो, हाँ, मिस्टर सीए, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, कंपनी ने मिस्टर सीए से लोन लिया, मिस्टर सीए ने कंपनी को लोन दिया, मतलब ही क्या, कंपनी क्या हो गई, इंडेप्टेड हो गई। कंपनी क्या हो गई, इंडेप्टेड हो गई मेरे दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे एक बात बताओ, क्या मिस्टर सीए एलिजिबल रहेंगे कि इन एलिजिबल रहेंगे? ये आपको मुझे बताना होगा। एलिजिबल और इन एलिजिबल आपको मुझे बताना होगा भैया, क्या है करके। इसका आंसर फिर से साइड में बढ़िया लिख के रख दो अपना आंसर फट से, तो मैं आपको बताता हूं अभी, है ना। देखो तो ऐसे सिचुएशन में ये हो जाएंगे इन एलिजिबल, ऐसे सिचुएशन में ये क्या हो जाएंगे, इन एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों इन एलिजिबल होंगे? जैसे देखो सर, आपने तो बोला था कि जब वो पर्सन या उसका पार्टनर या वो मतलब जो भी उसका पार्टनर या वो पर्सन या उसका रिलेटिव जब वो इंडेप्टेड होते हैं तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में ये होना चाहिए ना। पर यहाँ पे तो मिस्टर सीए के साथ हुआ है, मिस्टर सीए ने लोन दिया है तो कंपनी इनके साथ इंडेप्टेड हुई ना, ये थोड़ी हुए।
लेकिन मुझे एक बात, आपको एक बात बताऊं क्या मैं, ये जो हम है ना ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे फंस जाएंगे। कहाँ पे, देखो यहाँ पे, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी। मतलब क्या, जब मिस्टर सीए आइदर सिक्योरिटी होल्ड करे कंपनी के अंदर या अपना किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट। जब मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी हमसे इंडेप्टेड है, अगर हमने कंपनी को लोन दिया है, तो आपको लगता नहीं क्या मेरा इंटरेस्ट जाग चुका है कंपनी का? मतलब ये क्या इंटरेस्ट जागना, मतलब ये क्या, कंपनी कल चल के कुछ भी आड़ा तिरछो काम करेला तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, नुकसान किसका होगा, मेरा नुकसान होगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो मेरा इंटरेस्ट जागा, कहीं ना कहीं कंपनी का परफॉर्मेंस बिगड़ा तो मेरी सेहत बिगड़ी, समझ लीजिए ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, फिर से ऑडिटर इंडेप्टेड हो जाएगा। आप समझिए कितने बारीकी से ये सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, आप बस इतना ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद चलो, आपको ये भी एग्जांपल समझ गया होगा, है ना, आपको समझा। चलिए, आई होप सो आपको समझ गया होगा। अगर आपको नहीं समझा तो किसी भी वक्त आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे एसएमएस भी डाल सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो, डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन के, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नंबर शेयर किया हो, आप उससे आराम से भेज सकते हो। और नोट्स भी मैंने शेयर किया हो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप नोट्स को डाउनलोड करके कृपया पढ़िएगा इससे, ठीक है। चलिए आ जाइए, उसके बाद मैं बात करूंगा अभी कौन से इसकी, चलिए 6th क्लॉज की मैं बात करता हूं अब, ठीक है। 6th केस लेता हूँ बढ़िया आराम से, आपको बढ़िया समझ रहा हूँ ना। ऐसे केसेस लेते तो देखो हमको बहुत सारी चीजें ध्यान में आती है, और ये जो मैं केसेस ले रहा हूँ ना, यही चीजें तो एग्जाम में पूछते हैं, इसी वजह से पूछते हैं क्या ऑडिटर एलिजिबल होगा कि इनएलिजिबल होगा, इनएलिजिबल होगा तो कौन से क्लॉज से होगा, कौन से सेक्शन से होगा, वो सब बताओ करके हमको। बहुत सिंपल है, आप ही देख रहे होंगे, बस अच्छे से प्रोविजन को माइंड में बैठा के जाना है, उसके बाद जिंदगी बहुत आसान है हमारी। चलिए, उसके बाद मैं आपको लेने जाता हूं दूसरा एग्जाम्पल। ये है ना मिस्टर सी है, ये क्या करते हैं, एक कंपनी है, मान लीजिए कंपनी का नाम लेते हैं अपन रिलायंस इंडस्ट्रीज। बड़ी बड़ी कंपनी का नाम लेना भैया, छोटी छोटी नहीं, ठीक है, इंडस्ट्रीज। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, अब ये पर्टिकुलर पर्सन तो जाके ले नहीं सकता ना लोन उससे। अगर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज से जाके इसने लोन ले लिया मिस्टर सीए ने, तो क्या हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में, ये इंडेप्टेड हो जाएगा कंपनी के टुवर्ड्स। और जब वो इंडेप्टेड हो जाएगा कंपनी के टुवर्ड्स, तो ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये बोलेगा कि मैं तो, मतलब रिलायंस बोलेंगे आप तो इनएलिजिबल हो रहे हो 141 के हिसाब से। चाहे आप इनएलिजिबल हो गए, आप हमारा ऑडिटर बन ही नहीं सकते। तो मिस्टर सीए को लग रहा है यार ये तो गलत हो जाएगा, मेरे प्रोफेशन की बात है, मेरी रेवेन्यू रिसीट्स, मेरी जो रिसीट्स है वो कम हो जाएंगी करके। तो मिस्टर सीए क्या करता है, एक जाली प्लान क्रिएट करता है। मिस्टर सीए क्या करता है, एक जाली प्लान क्रिएट, उसके प्लान में देखो क्या करता है, वो उसका एक फ्रेंड होता है, एकदम बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है उसका है ना, एक फ्रेंड होता है, ठीक है, मिस्टर बीए करके, उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है। वो क्या करता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज से मिस्टर बीए को लोन देने लगाता है, ठीक है। मिस्टर बीए को लोन देने लगाया, तो अब ऐसे सिचुएशन में मिस्टर बीए हो गया इंडेप्टेड कंपनी के टुवर्ड्स। मेरा तो कोई सवाल ही नहीं, ना वो मेरा पार्टनर है, ना वो मेरा रिलेटिव है, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है ना भैया। तो ऐसे सिचुएशन में मैं तो बच जाऊंगा। लेकिन मिस्टर बीए क्या बोलता है, यार देखो भैया आज का जमाना जो है वो घोर कलयुग का जमाना है। तो ऐसे सिचुएशन में देख, मैं जबकि क्या कर रहा हूं, मतलब बेसिकली मिस्टर बीए ने, बताऊं क्या मैं आपको क्या किया, मिस्टर सीए ने इनसे लोन लिया और ये लोन जो है ना, और ये जो लोन नहीं है क्या, ये लोन को है ना इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब सीए डायरेक्टली लोन नहीं ले सकता, तो उसने क्या किया, बीए को क्रिएट किया, बीए को क्रिएट करके उसने बीए को लोन दिलवाया, और वो जितना भी पैसा आया ना बीए के पास वो खुद रख लिया सीए ने, और बढ़िया पैसे को इस्तेमाल करता है एज अ लोन करके। तो ऐसे सिचुएशन में बीए जो था ना, वो एक, आपको क्या बताऊं, तो एक वो जस्ट पर्दा बन गया एक, और कुछ नहीं, मतलब वो यूज की गई वो पर्टिकुलर चीजें इस पर्टिकुलर चीज से बचने के लिए। लेकिन मिस्टर बीए का दिमाग चलता है यहाँ पे कि अगर मिस्टर सीए ने मुझे ये पैसा नहीं लौटाया तो मैं कंपनी को दे नहीं पाऊंगा, तो ये मेरे ऊपर चल जाएगा, मेरी वाट लग जाएंगी करके, मेरी बच जाएंगी करके। ऐसे सिचुएशन में मिस्टर बीए क्या बोलता है, ठीक है भाई ये सब तो ठीक है, मैं उससे लोन लेके तेरे को दे दूंगा, लेकिन तू मेरा गारंटर बनेगा। क्या बनेगा, तू मेरा गारंटर बनेगा। मिस्टर सीए को उसने बोल दिया कि तू क्या देगा, कंपनी को मेरे बिहाफ में गारंटी देगा। तू
कंपनी को मेरे बिहाफ में गारंटी देगा कि अगर मैं पैसा डुबाया तो तू पे करेगा। मतलब ही क्या, अगर तूने मेरे को पैसा नहीं दिया, बीए देखो क्या बोल रहा है, अगर तूने मेरे को पैसा नहीं दिया तो मैं कंपनी को दे नहीं पाऊंगा, मैं कंपनी को दे नहीं पाऊंगा तो कंपनी मेरे एसेट्स लेके जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू गारंटर बन जाए। मतलब अगर तूने पैसा नहीं दिया तो मैंने दिया, और मैं नहीं दिया तो कंपनी तेरे को पकड़ेंगी क्योंकि तू गारंटी दिया है करके। ऐसे सिचुएशन किसने लाया, मिस्टर बीए ने लाया करके, और उसका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है करके। तो ऐसे सिचुएशन में भी मिस्टर सीए इनएलिजिबल हो जाएगा। कब? जब वो गारंटी की वैल्यू एक्सीड करती है कितना, जब वो गारंटी की वैल्यू मेरे बच्चों एक्सीड करती है 1 लाख से ऊपर, जब वो एक्सीड कर जाएंगी तो मैं बोलूंगा मिस्टर सीए भी हो जाता है यहाँ पे इनएलिजिबल। आपको समझ रहा हूँ, देखिए इस गहराइयों में हमको पढ़ना है ये सब्जेक्ट को, तब हमको कितना मजा आ रहा है। ऐसे ड्राइंग डिजाइनिंग करके पढ़ेंगे तो बहुत मजा आने वाला है हमको ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ठीक है। चलिए, ये तो बस शुरुआत है, आप देखते जाइए, आगे तो इतने भरपूर ड्राइंग एंड डिजाइनिंग है तो आप पागल हो जाओगे, बोलोगे सर इतना कितना, मतलब कितना करवा रहे हो हमसे करके। ऐसी सिचुएशन होगी, और मैं आपसे यहाँ पे क्लास में सवाल भी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब बात उठती है यहाँ पे, अब आपके मन में इतने देर से एक डाउट तो आना ही चाहिए था कि सर आखिर ये मुझे ये तो बताओ, रिलेटिव मतलब क्या? हम तो अपने दूर के चचेरी बुआ को भी रिलेटिव बोल देते हैं, कानपुर वाली बुआ, इधर वाली मानेगांव वाली बुआ, गोदनी वाली बुआ, इधर उधर हर जगह हम तो हमारी बुआ है, मासी है, फूफिया है, बहुत सारे लोग हैं। अब हम किस किस को रिलेटिव बोले भैया, ये बताओ हमको सबसे पहले, रिलेटिव किस किस को बोलना है? हम नहीं जानते, हमको एक पर्टिकुलर एक लिस्ट दे दो जिनको हम रिलेटिव बोलना चाहते हैं करके। तो यहाँ पे कंपनी ऑडिट ने बोल दिया जी हाँ, हम आपको रिलेटिव की एक लिस्ट दे देते हैं। तो चलो मैं आपको एक रिलेटिव की लिस्ट लिखवा देता हूँ सबसे पहले, है ना। आ जाओ मेरे बच्चों, रिलेटिव की लिस्ट लेके, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आ जाओ आ जाओ, हाँ मुन्ना लिखो, अच्छे से लिखना। रिलेटिव अगर मैं बात करूं एचयूएफ की, तो ऐसे सिचुएशन में एचयूएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो मेंबर्स ऑफ एचयूएफ बन जाते हैं उनके रिलेटिव्स। कौन बन जाते हैं? मेंबर्स ऑफ एचयूएफ बन जाते हैं उनके रिलेटिव्स। अगर मैं बात करूंगा इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल के केस में मेरे दोस्तों लिखते रहना आप लोग, ठीक है। तो उसका स्पाउस, ठीक है, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड। दूसरा फादर, फादर इंक्लूड्स स्टेप फादर। फिर मदर, मदर इंक्लूड्स स्टेप मदर। फिर सन, सन इंक्लूड्स स्टेप सन। फिर ब्रदर, ब्रदर इंक्लूड्स स्टेप ब्रदर। फिर सिस्टर, सिस्टर इंक्लूड्स स्टेप सिस्टर। और फिर आती है डॉटर। लेकिन होशियार, खबरदार मेरे दोस्तों, यहां पे डॉटर में आपको कोई भी नहीं है, आपको ऐसे रेड से बना के रखना होगा, डॉटर में कोई भी नहीं है। फिर छूट जाते हैं दो चीजें, डॉटर है तो उसका स्पाउस, सन है, सन है तो उसकी स्पाउस, ठीक है। ये लोग आएंगे हमारे रिलेटिव के डेफिनेशन में, इतने ही लोग फंसेंगे। इसके बाहर अगर कोई भी आपके इसमें आया तो उसको गिनना ही मत कि वो रिलेटिव है करके। रिलेटिव केवल इन्हीं लोगों को माना गया है जो हमारे एकदम क्लोज है। बेसिकली देखो, अगर कोई पर्सन है, कोई अगर मेल है तो उसका ऑब्वियस ही बात है उसकी पत्नी, उसके पिताजी हो गए, उसके स्टेप फादर भी हो गए, उसकी माताजी हो गई, उसकी स्टेप माताजी भी हो गई, उसका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, उसका भाई हुआ, उसका ये हुआ क्या बोलते हैं तो उसकी बहन हुई, ठीक है। और उन सबके मतलब वो स्टेप स्टेप स्टेप, उसकी खुद की बेटी भी हो गई। तो ऐसे इतने ही लोग उसके फंसेंगे जो उसके इर्द गिर्द, अगर मैं बात करूं तो खून के जो रिश्ते होते हैं ना साहब, केवल उन्हीं को रिलेटिव माना गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं रिलेटिव है नहीं है और क्या है करके। आपको ऐसा भी क्वेश्चन बता सकते हैं कि आपको ऐसा बोल दिया, समझ लीजिए, मान लीजिए क्या बोलूंगा मैं अभी आपको, हाँ, जैसे डॉटर्स का हस्बैंड, डॉटर, आपको ऐसा बोला गया कि डॉटर की डॉटर, ठीक है, डॉटर की डॉटर या डॉटर का बेटा, हमारे डॉटर का बेटा सिक्योरिटी होल्ड करता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग नहीं फंसेंगे भैया, मैं आपको बता देता हूं। मतलब क्या, जितने लोग दिए ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके बाहर कुछ भी नहीं, इसके बाहर कुछ भी है तो वो एलिजिबल क्राइटेरिया में आने वाला है, इतना ध्यान रख लियो मेरे दोस्तों। चलिए, रिलेटिव की यहाँ पे डेफिनेशन खत्म हो जाती है, बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आ गया अपने को, ठीक है। चलो मैं आपको जो इंडेप्टेड वाला पॉइंट है वो एक बार फिर से कराऊंगा मैं आपको। वो इंडेप्टेड वाला पॉइंट है ना, मेरी थोड़ी इच्छा हो रही है इंडेप्टेड पॉइंट कराने की, है ना। तो वो सिचुएशन में अगर मैं आपको बता दूं, वो पर्सन को हम लोग ऐसे सिचुएशन में ए बोल देंगे, रिलेटिव को बी बोल देंगे और इसको सी बोल देंगे अपन। किसको?
अपने पार्टनर को सी बोल देंगे अपन, ठीक है। चलो आ जाओ, इंडेप्टनेस वाला बढ़िया एक थोड़ी सी एक्सरसाइज करवा देता हूँ आपको इंडेप्टेड वाले पॉइंट की, ध्यान दो यहाँ पे। चलो ठीक है, ओके। ये जो है ये इंडेप्टेड अमाउंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंडेप्टेड अमाउंट की बात करेंगे। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये तीनों एक कोई कंपनी के अंदर इंडेप्टेड है, ऐसा ध्यान रखना। क्या ए बी सी जो है ना, ये कोई भी एक कंपनी के अंदर इंडेप्टेड है, मैं ऐसी बात कर रहा हूं। मिस्टर ए का लगा है 1 लाख रुपए, बी का लगा है 2 लाख रुपए और सी का लगा है 50,000 रुपए। हुआ कितना? 3.5 लाख। चल जाएगा क्या चाल से? बिल्कुल चाल से, क्यों नहीं चलेगा। ये हो गया 1 लाख रुपए, ये हो गया 2 लाख रुपए, ये हो गया 2 लाख रुपए। ए वो पर्सन है, बी मतलब रिलेटिव है और सी मतलब कौन है भैया? पार्टनर। ठीक है, तो यहां पे हो गया 5 लाख रुपए। आप सोचिए 5 लाख का क्या होगा करके। और तीसरा केस मैं आपसे लेता हूं 1 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। यह हो गया 6 लाख रुपए। तो मुझे आपको बताना होगा, ये केस तो क्लियर इनएलिजिबल है, हमको पता है करके। मेरा यहाँ पे केवल एक ही मकसद है जानने का कि इसका क्या होगा भैया। मुझे आप इतना समझा दो कि इसका क्या करना है करके। हमको इसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, ऐसा हमको पूछना है। इससे क्या करना है ऑडिटर के साथ, आप बताइए मेरे को। मैं अगर आपको बात करूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा एलिजिबल, क्योंकि इंडेप्टनेस शुड बी ग्रेटर देन 5 लाख। जब ग्रेटर देन 5 लाख बोल दिया तो 5 लाख उसके अंदर कवर हो गया। मतलब ही क्या, आप 5 लाख तक अगर करते हो, 5 लाख या 5 लाख के अंदर आप लोग करते हो तो चल जाएगा साहब, इतना इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे किसकी, आ जाओ। ये हो गया हमारा, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। होप सो आपको 141 का जो थर्ड वाला हमका जो डिस्क्वालिफिकेशन हमारा चले, उसमें हमने डी क्लॉज पढ़ा। ये जो रिलेटिव पर्सन और ये वाली जो चीज पढ़ी ना हमने, ये डी पार्ट में हमने बेसिकली पढ़ी है अभी करके, ठीक है। चलो आपको एक बार रीडिंग करवा देता हूं मैं यहां से, तो आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएगा। देखो सबसे पहले इन्होंने बात किसकी की यहाँ पे, होल्डिंग सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन सच कंपनी, उसकी सब्सिडीज। मतलब बेसिकली ये जो बात की है ना इन्होंने, ये जो बोल देते हैं, इनको हम लोग लिख के रख देते हैं ना यहाँ पे। अब हमको पता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप कंपनीज, ग्रुप कंपनी करके लिख दीजिए वहां पे। इट मे बी नोटेड दैट रिलेटिव मे होल्ड कितना सिक्योरिटी वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ऑफ रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी कितना, फेस वैल्यू 1 लाख रिलेटिव, ठीक है। उसके बाद हाँ, it may be noted that the condition of 1 lakh shall wherever relevant be also applicable in case of company having share capital or other securities। ठीक है, कोई भी प्रकार की कंपनी हो तो भी यहाँ पे applicable हो जाएगा करके। उसके बाद स्टूडेंट्स में also note that in the event of acquiring any securities or interest by the relative, the above threshold limit corrective action should be maintained in the limits or specified shall be given within 16 days। मतलब ही क्या, जैसे ध्यान दो, चलो आपको इसकी चीज को बता देता हूं मैं। जैसे देखो ये हमारी टाइमलाइन, ये हमारी टाइमलाइन, ठीक है। हम खड़े आज यहां पे क्या होता है कि एक रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड करता है 98,000, फेस वैल्यू 98,000 बात कर रहा हूं। कल चल के क्या होता है, उसको बोनस मिल जाता है, उसको है ना बोनस मिल जाता है 98,000 पे। मान लीजिए उसको, समझ लीजिए कोई भी परसेंटेज लगाया होगा तो समझ लीजिए उसको 10,000 का बोनस आ जाता है उसके पास, ठीक है। अब उसके पास फेस वैल्यू कितने हो गए, 1,08,000 के। क्या बोला मैंने, बोनस। अब आप बोलोगे सर बोनस के लिए पैसा तो नहीं दिया, अरे पैसा तो नहीं दिया लेकिन अपने को फेस वैल्यू देखना है ना। इतना देखो कि उसके पास अगर सिक्योरिटी और वो सिक्योरिटी की फेस वैल्यू, उसकी शक्ल पे उसका नाम कितना लिखा है। अब बोनस जो आएगा वो भी तो एज अ शेयर ही आएगा ना भैया। अब एज अ शेयर आया तो वो आएगा तो अपना चेहरा भी लेके आएगा, तो हमको चेहरा देखना है उसका, बस चेहरा देखो, उसके दिल में मत उतरना, चेहरा ही देखना है हमको, दिल में नहीं उतरना है, बस इतना ध्यान में रख लेना भैया, ठीक है। अगर आपको फेस वैल्यू दिखा
चाहे वो राइट इशू हो, चाहे वो बोनस हो, कोई भी प्रकार का शेयर हो, हमको कोई लेना देना नहीं है भैया, ध्यान रख लियो, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, उसको बोनस दिखा और वो 1,08,000 हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में जिस दिन उसका 1,08,000 हो गया ना, तो वैसे सिचुएशन में वो दिन से लेके उसको मिलते हैं 60 डेज फॉर करेक्टिव एक्शन। मतलब क्या कि ये 1,08,000 में दो चीजें हो सकती है। एक तो 1,08,000 में आप 8,000 की सिक्योरिटीज बेच मारो ताकि ये पर्टिकुलर पर्सन एलिजिबल हो जाए करके, या अगर आप 60 दिन तक ये वापस नहीं कर सकते, ये करेक्टिव एक्शन नहीं लेते हो आप, तो जो ऑडिटर है ना उसको वो एज अ जो मतलब जो पर्सन ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है ना, तो उसको वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी एज अ ऑडिटर की, उसको रेजिग्नेशन डालना पड़ेगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपको मैं बता दूं यहाँ पे। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपको क्या दिया गया है, 60 डेज का क्या दिया गया है भैया, 60 डेज का आपको करेक्टिव एक्शन का टाइम पीरियड दिया गया है कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपको ठीक करना है तो कर लेना चीजें, उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाए तो आप हो जाओगे भैया इनएलिजिबल और अब आप ऑडिटर नहीं बन पाओगे, ऐसा बोल चुके हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे रिलेटिव बताया इन्होंने, रिलेटिव में कौन कौन होता है आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। फिर दूसरा यहाँ पे बोला है इज इंडेप्टेड टू द कंपनी और सब्सिडियरी और इट्स होल्डिंग, मतलब वही ग्रुप कंपनीज इन एक्सेस ऑफ 5 लाख, और वही ग्रुप कंपनीज में अगर वो गारंटी देता है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपी। समझ गया क्या मेरे दोस्तों, समझ गया आपको? होप्स आपको पूरा समझ गया होगा अभी तक, है ना, अच्छे से समझ गया होगा। चलो मैं आपको एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ, जो हमने अभी तक आज की क्लास में हमने जितना भी पढ़ा है ना, मैं आपको सब चीज ऐसे हम लोग इतना एग्जॉस्टिवली हमको रिवीजन करना पड़ेगा ताकि हमको हर चीज याद हो जाए करके, ठीक है। पहले मैंने आपको एकदम बेसिक बताया था वाया ऑडिट और वो सब चीजें, हमने शुरुआत किया था द कंपनी ऑडिट से, ध्यान रखना कंपनी ऑडिट से हमने शुरुआत किया था। कंपनी ऑडिट में सबसे पहला हमने क्या देखा था, कंपनी ऑडिट में सबसे पहले हमने देखा था सेक्शन नंबर 141(1) जो बात करता है एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो वो पर्टिकुलर पर्सन एलिजिबल हो जाएगा कब, जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा और वो सीओपी को होल्ड करता होगा तो वो एलिजिबल हो जाएगा। अगर मैं फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स जब क्या करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट मतलब क्या, जब वो सीए भी होते हैं और सीओपी भी होल्ड करते हैं तब हम लोग बोलेंगे क्वालिफाई और अपॉइंटमेंट, तो हम लोग बोलेंगे आप लोग एलिजिबल हो जाओगे करके। हमने नोट में उनके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है करके। फिर 141(3) की मैं बात करता हूं। 141(3) बात करता है किसके बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, कि जब हम लोग बोलेंगे कि आप एज अ पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अपॉइंट ही नहीं हो सकते भैया, इतना ध्यान में रख लो, कुछ भी आप कितना भी माथा फेर लो अपना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। मैंने आपको बोला था भगवान श्री कृष्ण भी धरती पे आ जाए तो भी वो पर्सन को चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनवा सकते। सबसे पहला मैंने आपको बताया था बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बात किया था। दूसरा मैं आपको बता दूं आपका ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है तो आप उनको ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, यहां पे ड्राइंग डिजाइन करके बताया हूं मैंने। नेक्स्ट उसके बाद 141(3)(d) की अगर मैं बात करूं, सॉरी उसके बाद आया था सी के बारे में, हमने देखा था कि क्या कि अगर कोई ऑफिसर और एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय बनता है तो हम उसको भी अपॉइंट नहीं कर सकते करके, इतना ध्यान में रख लियो। 141(3)(d) की मैं बात करूं यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे बात की है इसमें कि पर्सन खुद, वो पर्सन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एलिजिबल ऑडिटर बनना चाहता है वो खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, कौन कौन, वो पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, ये दो लोग क्या करते हैं ग्रुप कंपनीज में। ग्रुप कंपनीज में कौन कौन आता है भैया, कंपनी खुद, उसकी सब्सिडरी कंपनी और उसकी होल्डिंग। फिर से बोलो मेरे साथ, कौन, कंपनी खुद, उसकी सब्सिडरी, उसकी होल्डिंग, होल्डिंग की सब्सिडरी, कंपनी की एसोसिएट। ध्यान रखो, देखो बहुत सिंपल है, कंपनी खुद, उसकी सब्सिडरी, कंपनी की होल्डिंग, होल्डिंग की सब्सिडरी और कंपनी की एसोसिएट करके ये आती है करके। उसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं सिक्योरिटीज में तो मैं स्ट्रेट अवे इनएलिजिबल हो जाऊंगा करके। लेकिन यहां पे एक रिलेटिव के लिए, यहां पे रिलेटिव के लिए एक आसान सा थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है कि अगर रिलेटिव होल्ड करता है अप टू फेस वैल्यू 1 लाख रुपीस तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, वो एलिजिबल हो जाएगा, ऑडिटर एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि रिलेटिव को अनजाने में वो एक्सीड कर जाता है 1 लाख के ऊपर, तो यहाँ पे 60 डेज का रिलैक्सेशन पीरियड दिया है कि 60 डेज के अंदर आप लोग करेक्टिव एक्शन ले लीजिए ना ऑडिटर, नहीं तो आपकी कैजुअल वैकेंसी हो जाएंगी अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो। फिर दूसरा हमने बोला था कि अगर दूसरा हमने इंडेप्टनेस की बात की थी, वो जो ऑरेंज वाली लाइन है, अगर ये तीनों में से इंडेप्टेड रहते, अमाउंट कितना 5 लाख से ऊपर अगर इंडेप्टेड रहते तो फंस गए, फिर से लग गई आपकी, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि अगर आप कोई गारंटी देती हो कंपनी को, अगर आप कोई गारंटी देते हो कंपनी को तो ऐसे सिचुएशन में फिर से फंस जाओगे आप जब आपकी गारंटी कितनी होंगी, 1 लाख से ऊपर होंगी मेरे दोस्तों। फिर मैंने आपको केसेस करवाया, फिर मैंने आपको रिलेटिव में बताया था। अगर मैं एचयूएफ की बात करूं तो मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, इंडिविजुअल की बात करूं तो उसका स्पाउस, मदर में
सॉरी फादर में स्टेप फादर, मदर इंक्लूड स्टेप मदर, सन इंक्लूड स्टेप सन, ब्रो इंक्लूड मतलब ब्रदर इंक्लूड स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूड स्टेप सिस्टर। लेकिन डॉटर में इंक्लूड होगा क्या? नहीं। लेकिन जब मैं स्पाउस की बात करूंगा, लेकिन जब मैं डॉटर और सन की बात करूं तो इनके साथ एक और खूबी आएंगी, स्पाउस और स्पाउस मतलब ग्रीन कलर में मैंने आपको करके बताया था। अच्छा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है करके, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे, अच्छा बस हो गया, बस आज हमने इतना ही केवल देखा था। तो ये आज मैं हमारा पहला लेक्चर है ना, मैं आज यहीं पे स्टॉप करता हूं हमारा, क्योंकि हमने एक अच्छा खासा क्वांटम पढ़ लिया है आपको। और जब हम लोग सेकेंड लेक्चर करेंगे ना चालू, तो जब हम लोग सेकेंड लेक्चर चालू करेंगे तो पहले हम लोग ये पुराना रिवाइज करेंगे। एक बार हम लोग पुराना पूरा रिवाइज कर लिए, उसके बाद हम नए इससे चालू करेंगे। और हमारी टेक्निक सेम ऐसी रहेंगी बच्चों कि पूरा हमको ड्राइंग डिजाइनिंग अच्छे से एक एक प्रोविजन को तोड़ तोड़ के हमको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो चीज मजा आएगा हमको, ठीक है। तो मैं आपको एमसीक्यूज वाले पॉइंट भी बता के रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि किस वे से एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। मुझे पता है कि किस वे से इंस्टीट्यूट एमसीक्यू जितने भी है मार्केट में बुक्स वगैरह अवेलेबल होती है ना, उस प्रकार के तो एमसीक्यूज कभी नहीं पूछती। यहां तक इंस्टीट्यूट जो खुद के साइट पे एमसीक्यूज देती है ना, वैसे भी एमसीक्यूज नहीं पूछती है इंस्टीट्यूट। मुझे पता है क्योंकि मुझे आइडिया है कि किस वजह से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के पेपर्स में करके। तो मुझे जैसे जैसे जहां लगता है मैं आपको एमसीक्यूज भी बताऊंगा, हर चीज करवाऊंगा मैं आपको एकदम, और आराम से चलते रहेंगे अपन, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहेगा, हमारे जो स्टैंडर्ड टाइम 2 आवर्स है थोड़ा कम रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, पहला लेक्चर है, आपको थोड़ा एडजस्ट होने में, आप इस चीज को पढ़िए अभी घर पे। और मैंने जो आपको नोट्स दिया है उसको भी पढ़ लीजिए अच्छे से, उसको जितना हमारा हुआ है ना, अभी जितना भी हमारा कंप्लीट हुआ है यहाँ तक, उसको अच्छे से पढ़ के रख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से उसको पढ़ के रख लीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में बढ़िया अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा के रख लीजिए, ताकि हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। मैं आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। ओके चलो, टिल देन बाय बाय एवरीबॉडी एंड टेक केयर। अभी कोरोना का समय है तो अच्छे से खुद को एकदम बचा के रखिए, खुद को प्रिकॉशंस लीजिए, बिल्कुल डरिए मत, लेकिन प्रिकॉशंस जरूर लीजिए, ठीक है। ओके चलो बाय बाय।